हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हिमांशु थापा है और एग्ज़ाम बडी के ऑफिशियल ऐप पे मैं आपका स्वागत करता हूं। हम लोग इसका पहला लेक्चर, डेमो लेक्चर एप्लीकेशन पे और यूट्यूब पे दोनों पे ले चुके हैं और आज आप लोग का प्रीमियर हो रहा है ये यूट्यूब पे सेशन, प्लस एप्लीकेशन पे भी चल रहा है साथ ही साथ। तो हम लोगों ने ख़त्म यहाँ पर बात करी थी, वो बात करी थी सोर्सेज के बारे में। हम लोग बात कर रहे थे सोर्सेज में, हम लोग डायरेक्ट सोर्सेज के बारे में बात कर चुके हैं, जो प्रत्यक्ष स्रोत हैं उसके बारे में बात कर चुके हैं। अब हम लोग जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं इनडायरेक्ट सोर्सेज के बारे में। ठीक है, तो इनडायरेक्ट सोर्सेज में हम लोग देखेंगे कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारे स्टडी में हमको इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के बारे में बताती हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है और आई होप आज का टॉपिक हम लोग जो है टाइमली कंप्लीट कर लेंगे और इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं हम लोग। देखिए अगर बात करेंगे आप, तो आपको एक चीज बता दूं, तो यहां पे इनडायरेक्ट सोर्सेज आज हम लोग करने वाले हैं। आज हम लोग इनडायरेक्ट सोर्सेज मतलब कि अप्रत्यक्ष स्रोत के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। अप्रत्यक्ष स्रोत के बारे में बात करें और सबसे पहली चीज जो यहां पर पढ़ने वाले हैं दैट इज सेस्मिक वेव स्टडी। ठीक है, इसको हम लोग सेस्मोलॉजी भी बोलते हैं, सेस्मोलॉजी। याद रखिएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेस्मोलॉजी भी बोलते हैं। मतलब भूकंपीय तरंगों के अध्ययन को सेस्मोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर हम लोग बात करने हैं, यहां पर सिस्मोलॉजी की सबसे पहली चीज, तो इसके पॉजिटिव्स क्या हैं, इसके पॉजिटिव्स आपके क्या हैं, इसके सबसे सकारात्मक पक्ष क्या है। तो इसका सकारात्मक पक्ष ये है कि पृथ्वी की पूरी, जैसे एक एक्सरे होता है ना, आपकी पूरी बॉडी के बारे में, इनसाइड आपकी बॉडी का क्या है वैसा बता देता है। उसी प्रकार ये याद रखिएगा, एक एक्सरे की तरह होता है जो कि हमें पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी के अंदर क्या चल रहा है, कैसा है, उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दे देता है। पृथ्वी में हमको ये बता देता है, हमको ये समझा देता है कि पृथ्वी के अंदर जो सेस्मिक वेव चल रही हैं वो किस प्रकार से चल रही हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि यहां पर ये सेस्मिक वेव से हमको एक पूरी पिक्चर मिल जाती है कि पृथ्वी का जो संरचना है वो किस प्रकार से है। ठीक है, नेगेटिव क्या है, नेगेटिव यही है कि इसकी जो ऑथेंटिसिटी है वो ऑलवेज, इट विल बी ऑलवेज बी क्वेश्चन। जो हमारी, आप कह सकते हैं कि कितना ये सही है, उस पर हमेशा एक डाउट रहेगा। राइट, तो याद रखिएगा पहली चीज हम लोग को जो समझनी है वो है सेस्मिक वेव्स के बारे में। सेस्मिक वेव्स के बारे में हमको चीजें समझनी है और हम लोग देखेंगे कि अब सेस्मिक वेव से हम लोग क्या क्या चीजें समझ पाते हैं। यहां पे एक चीज और मैं आपको बता दूं, यहां पे एक चीज और बता दूं, वी विल अंडरस्टैंड, हम लोग सेस्मिक वेव के बारे में जब बात कर रहे हैं यहां पर, तो हम लोग समझेंगे कि सेस्मिक वेव में इनका रोल क्या है। ठीक है, सेस्मिक वेव मतलब होता है भूकंपीय तरंगे। ठीक है, तो भूकंपीय तरंगों का रोल क्या होता है, भूकंपीय तरंगों का, ठीक है, महत्व क्या होता है। लेकिन इससे पहले हम लोग ये जरूर समझेंगे, भूकंपीय तरंगों के अध्ययन पे हम लोग एक चीज जरूर समझेंगे, वो ये है कि भूकंप क्या होता है, किस प्रकार का होता है। थोड़ा सा इसका भी आइडिया आप लोग लगा लीजिए कि व्हाट इज अर्थक्वेक। देखिए आप एक चीज समझिएगा, इस प्रकार से अगर ये पृथ्वी की सतह है, तो पृथ्वी की सतह में नीचे प्लेटों के खिसकने की वजह से, हम लोग आगे चल के देखेंगे प्लेट होते क्या हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट। ठीक है, लिथोस्फेयर जो होता है, जो मैं आपको बता चुका हूं लिथोस्फेयर क्या होता है, लगभग 100 किलोमीटर की गहराई पे होता है और ये प्लेट्स में डिवाइडेड है। मतलब हमारी पृथ्वी में कई सारे लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं। ये प्लेट जब भी खिसकेंगी तो एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी आपकी रिलीज होती है और इस एनर्जी रिलीज में आपकी पी और एस वेव्स आपकी बनती हैं। ये जो एनर्जी रिलीज होती है ये पी और एस वेव का रूप लेती है। राइट, और वेव्स के फॉर्म में, पी एंड एस वेव्स के फॉर्म में ये एनर्जी चलती है, ये एनर्जी चलती है। ठीक है, पृथ्वी के अंदर चल रही है, ये एनर्जी जो चल रही है पृथ्वी के अंदर चल रही है और ये एनर्जी जिस जगह पे जाके हिट करती है, अपने एकदम क्लोजेस्ट पॉइंट, यहां पे सबसे पहले हिट करती है, जहां पे सबसे पहले हिट करती है और सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट पे हिट करेगी तो सबसे ज्यादा यहीं पे नुकसान होगा। यहां पे जब ये हिट करती है, जिसको हम बोलते हैं एपी सेंटर, इसको हम बोलते हैं क्या, एपी सेंटर बोलते हैं। राइट, एपी सेंटर या भूकंपीय केंद्र जिसको आप कहते हैं, भूकंपीय केंद्र। ठीक है, तो यहां पे जो भूकंपीय केंद्र है, जब इस पे स्ट्राइक करती है, ये चीज आती है, टकराती है, तो यहां पर इसके टकराने से एक और वेव्स उत्पन्न होती हैं आपकी। इनको हम बोलते हैं क्या, ये कहलाती हैं सरफेस वेव। ये क्या कहलाती हैं, ये कहलाती हैं, याद रखिएगा, सरफेस वेव। ठीक है, सरफेस वेव, धरातलीय तरंगे। क्या कहलाती हैं, धरातलीय तरंगे, धरातलीय तरंगे। ठीक है, तो अब यहां पर अगर आप देखेंगे
तो ये पी और एस वेव क्या है, बॉडी वेव है। तो आपके पास दो शारीरिक तरंग या बॉडी वेव्स जिनको बोलते हैं हम, ठीक है। बॉडी वेव्स का मतलब होता है पृथ्वी के भीतर, पृथ्वी हमारी गोल है, पृथ्वी हमारी गोल है, इस पृथ्वी के अंदर जो तरंगे चल रही हैं उनको हम बोलते हैं पी और एस वेव। और यहां पर जो धरातल है उसके ऊपर जो चल रही हैं तरंगे उनको हम बोलते हैं धरातलीय तरंगे। यहां पर आपकी दो मुख्य तरंगे हैं, दो मुख्य तरंगे हैं, एक है आपकी लव वेव्स, एक है आपकी लव वेव्स और दूसरी है रेले वेव्स, ठीक है, रेले वेव्स। तो दो आपकी वेव्स चलती हैं, यहां पे दो तरंगे हैं, एक लव वेव्स है और दूसरी रेले वेव्स। हालांकि रेले वेव्स सबसे खतरनाक होती हैं, परंतु ये आपको नजर नहीं आएंगी ज्यादा, ठीक है, ये खतरनाक होती हैं, पर आपको इसका अकरेंस जो है बहुत कम होता है, इसका अकरेंस बहुत कम होता है। लव वेव जो है वो नॉर्मली आपको दिखेंगी। जब भी सरफेस वेव की बात करते हैं तो नॉर्मली हम लोग ये रेफर करते हैं लव वेव्स को, क्योंकि लव वेव जो है वो सबसे ज्यादा खतरनाक होती हैं, सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन करती हैं, ठीक है। तो आपके पास दो वेव्स हो गई। जब हम बात करते हैं भूकंपीय तरंगों के बारे में तो दो तरंग हो गई, एक हो गई आपकी बॉडी वेव्स, आप लोग लिख सकते हैं, और दूसरी आपकी क्या हो गई, दूसरी हो गई आपकी सरफेस वेव्स। दूसरी कौन सी वेव्स हो गई, दूसरी सरफेस वेव्स हो गई, ठीक है। तो दो वेव्स के बारे में हमने बात कर ली। अब हम लोग को यह समझना जरूरी है कि ये जो वेव्स होती हैं इनके अध्ययन से हमको क्या क्या चीजें मिल पाती हैं, क्या क्या चीजें प्राप्त होती हैं, ठीक है। तो आइए कुछ चीजें यहां पर देख लेते हैं, कुछ चीजें और हैं देख लेते हैं जो हम लोग यहां पे। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें ये सपोज आपका दो मीडियम है, ये है लेस डेंस, ये है मोर डेंस। एक आपका है लेस डेंस और दूसरा है आपका मोर डेंस, ठीक है। तो ये क्या हम लोग बात करने वाले हैं आपको भी समझ में आ जाएगा। अगर सोचिए ये कोई पदार्थ है, यहां पर इसकी डेंसिटी हम लोग कह ले रहे हैं, सोचिए 3 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब है इसकी डेंसिटी, ठीक है, इस स्थान की, इस लेयर की, ये नीचे की लेयर है, और इसके ऊपर वाली जो लेयर है इसकी डेंसिटी है 2.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, राइट। इस तरीके से डेंसिटी है, या 2.9 मान लीजिए। अब यहां से अगर कोई मीडियम आपका एंटर करेगा, ठीक है, लेस डेंस से, मतलब लेस डेंस मतलब होता है विरल, विरल से सघन में, विरल से सघन में अगर ये कोई चीज प्रवेश करेगी, राइट, तो इसकी डायरेक्शन किस तरफ हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से हो जाएगी, सरफेस की तरफ, इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से हो जाएगी, राइट। मतलब ये कर्व हो जाएंगी, मतलब आप देखेंगे तो इस तरीके से क्या हो जाएंगी, कर्व हो जाएंगी, राइट। और इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं यहां पे, इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। अभी ये क्यों बता रहा हूं आपको समझ में आएगा। अपवर्तन या रिफ्रैक्शन, ठीक है। अगर दूसरी कंडीशन यहां पर हम देखें जिसमें हम कह लें रिफ्लेक्शन, यहां एक दूसरी कंडीशन है जिसको हम बोल रहे हैं रिफ्लेक्शन, राइट। यहां पे है आपका दो अगेन मीडियम है, ठीक है, दो अगेन मीडियम है, इसकी डेंसिटी सोचिए है, इसकी डेंसिटी है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और इस वाले की डेंसिटी है 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब अगर इसके ऊपर आप और इसके नीचे देखेंगे इस लाइन के, तो एक चीज तो बड़ी क्लियरली समझ में आ रही होगी 5.5 और 11 ग्राम देख के आपको, कि यहां पे दोनों परतें बड़ी अलग हैं। मतलब कि डेफिनेटली ये वाला जो आपकी लेयर है और इसके नीचे वाली लेयर जो है वो बहुत उसमें ड्रास्टिक चेंज है, अलग, बहुत ही डेंस मटेरियल से बना हुआ। 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मतलब होता है बहुत डेंस मटेरियल से बना हुआ है कोई चीज, ठीक है। जब ऐसी कंडीशन आपकी कोई होती है, जब इस तरीके की कंडीशन होती है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में रिफ्रैक्शन का केस नहीं होता है। इनफैक्ट इस कंडीशन में कोई अगर मीडियम ट्रैवल करती है, कोई चीज ट्रैवल करती है, तो वो इस प्रकार से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इस प्रकार से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पे जब हम लोग वेव्स के बारे में बात कर रहे हैं, यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं ये वेव्स के बारे में, ऑब्वियस सी बात है ये वेव्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो कुछ वेव्स की हमें डायरेक्शन
पृथ्वी के अंदर कुछ वेव की डायरेक्शन हमको इस तरीके से नजर आएगी, रिफ्रैक्टेड नजर आएंगी, और कुछ की हमको डायरेक्शन जो है वो इस तरीके से रिफ्लेक्शन के मीडियम नजर आएंगी। ठीक है, इसका मतलब यह है जहां पर भी आपकी परतें बदल रही होंगी, जहां पर भी आपकी परतें बदल रही होंगी, उनको हम बोलेंगे क्या कि वहां पर रिफ्लेक्शन हो रहा है, वहां पे कुछ विभिन्न परत है, बहुत अलग परत है। और इसी लाइन को, जहां से ये डिवीजन हो रहा है, इसी लाइन को बहुत ध्यान समझिएगा, जहां पे ये डिवीजन हो रहा है, दिस लाइन वुड बी नोन एज, ये जो लाइन है जो एक ट्रांजिशन जोन है, एक संक्रमण क्षेत्र है। मतलब संक्रमण क्षेत्र का मतलब है कि इस लाइन में, इस जोन में 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब वाली जो चीजें हैं उनकी भी प्रॉपर्टीज होंगी और नीचे वाली की भी प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक है, और ये लाइन के ऊपर अलग लेयर है, इस लाइन के नीचे अलग लेयर है। तो इस तरीके की जो ट्रांजिशन जोन होती है इसको हम बोलते हैं संक्रमण क्षेत्र। जो इस प्रकार का संक्रमण क्षेत्र होगा, याद रखिएगा, इस प्रकार से जो संक्रमण क्षेत्र होगा, या जिसको हम बोल सकते हैं ट्रांजिशन जोन, इसको हम बोल सकते हैं ट्रांजिशन जोन। ठीक है, यही ट्रांजिशन जोन कहलाते हैं हमारे क्या, यही कहलाती है हमारी डिसकंटिन्यूटी। यही क्या है, डिसकंटिन्यूटी। इसी को हम बोलते हैं असंबद्धता, असंबद्धता, डिसकंटिन्यूटी, इसी को हम बोलते हैं क्या, डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट्स आपने समझ लिए। वेव्स हमारी कुछ इसी तरीके से ट्रैवल करेंगी, या तो वो रिफ्रैक्ट होंगी या वो रिफ्लेक्ट होंगी। ठीक है, तो जहां रिफ्लेक्ट होंगी वहां मतलब आपकी अलग अलग लेयर्स हैं, ये चीज आपको समझ लेनी है। तो आइए देखते हैं, हम लोग सबसे पहले बात करते हैं यहां पर हम लोग पी वेव्स के बारे में। ठीक है ना, पी वेव्स के बारे में बात करते हैं यहां पे। तो आइए लेट्स अंडरस्टैंड दिस पॉइंट फर्स्ट। यहां पे अगर हम देखेंगे तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, देखिए पी वेव्स के बारे में बात करें हम लोग। बॉडी, ये आपकी बॉडी वेव्स है। पी वेव्स क्या है, बॉडी वेव्स है। पी वेव्स में यहां लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पी वेव्स में यहां लिखा हुआ है इट इज एनालॉगस टू साउंड वेव्स। देखिए यहां पर लिखा हुआ है ये ध्वनि तरंगों के समान है, लेकिन ध्वनि तरंग नहीं है, ये ध्वनि तरंग की तरह है कुछ कुछ। ठीक है, एनालॉगस का मतलब यही होता है, ये किसकी तरह है, ध्वनि तरंगों की तरह है। लिख लीजिएगा, किसकी तरह है, ध्वनि तरंगों की तरह है। और ये एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ये कैसी वेव है, ये एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, मतलब कि अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। कैसी तरंगे हैं, लिख लीजिएगा, अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है। इसमें आपको एक चीज याद रखनी है कि जो वेव पार्टिकल होता है, वेव पार्टिकल की दिशा जो होती है, डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ वेव पार्टिकल इज 2/4। मतलब क्या है कहने का, यहां पर याद रखिएगा, यहां पर यह कहना चाह रहा है कि जो पी वेव की जो वेव पार्टिकल्स है उनकी जो दिशा है, उनकी जो डायरेक्शन है वो 2 और 4 है। क्या है, 2 और 4 है। मतलब कहने का यह है कि यहां पे जो वेव पार्टिकल हैं वो कुछ इस तरीके से चलेंगे। आपके वेव पार्टिकल कुछ इस तरीके, इनकी दिशा इसी तरफ है लेकिन ये कुछ इस तरीके से चलेंगे। ठीक है, मतलब क्या है कहने का, आप ऐसे देखते हैं जैसे एक स्प्रिंग है, वो पहले कहीं कहीं पे सिकुड़ती है और कहीं कहीं पे इस तरीके से चलती है, और इनकी डायरेक्शन किधर है, इस तरफ है इनकी डायरेक्शन। मतलब जो यहां वेव पार्टिकल है उसकी डायरेक्शन वेव्स की डायरेक्शन के पैरेलल है, हम ये कह सकते हैं। इनकी डायरेक्शन जो है किसके पैरेलल है, वेव्स के डायरेक्शन की पैरेलल है। मतलब पी वेव जो है, पी वेव कंप्रेस भी करती हैं। पी वेव्स क्या करती हैं, कंप्रेस भी करती हैं। जिस मटेरियल से पास हो रही हैं उन मटेरियल्स को, जिन पदार्थों से पी वेव्स पास होती हैं, जिन चट्टानों की पदार्थों से पास होती हैं, उनको ये कंप्रेस करके भी चलती हैं। ठीक है, मतलब कि दबा के भी चलती हैं, कंप्रेस करके। अब जिनमें ये कंप्रेस कर पाएंगी वो आपकी क्या होंगी, कमजोर चीजें होंगी। कमजोर पदार्थों को क्या करेंगी, दबाते हुए चलेंगी, राइट। लेकिन उस दबाने में इनकी एनर्जी कम हो जाएगी, या इनकी आप कह सकते हैं स्पीड कम हो जाएगी। एनर्जी से बेटर शब्द होगा, इनकी स्पीड कम हो जाएगी। इसीलिए जो सबसे सॉलिड पार्ट होगा, जहां ये दबा नहीं पाएंगी, जहां पे थ्रू आउट सीधे पास कर जाएंगी, वहां पे इनकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी, और सबसे सॉलिड पार्ट जो होगा वहां पर पी वेव्स की स्पीड सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि यहां पर जो पी वेव्स होती हैं, पी वेव्स, ठीक है, पी वेव्स सबसे सॉलिड में सबसे फास्ट होती हैं। तो इनके बारे में हम लोग कुछ कुछ चीजें लिख ले रहे हैं, कुछ चीजें लिख ले रहे हैं इनके बारे में, पी वेव्स के बारे में। तो पी वेव्स को भाई देखिए प्राथमिक तरंगे भी कहते हैं। पी वेव्स को
प्राथमिक तरंग बोलते हैं। पी वेव्स को क्या बोलते हैं? पी वेव्स को आप लोग प्राथमिक तरंग बोलते हैं। प्राथमिक तरंग इसलिए होती हैं क्योंकि ये सबसे तेज होती हैं, ये सबसे तेज होती हैं, मतलब इनका सबसे अधिक वेग होता है। वेग, जितनी भी वेव्स हैं उनमें सबसे अधिक वेग इनका है, ठीक है, सबसे तेज होती हैं। और इसीलिए सतह पर पहुंचने वाली प्रथम तरंग होती है। सतह पर पहुंचने वाली प्रथम तरंग होती है, मतलब कि दीज आर दी फास्टेस्ट, याद रखिएगा, दीज आर दी फास्टेस्ट waves hence it reaches the earth surface first, ठीक है। और क्योंकि सबसे पहले पहुंचती हैं ये अर्थ सरफेस पे, सबसे पहले जब ये फोकस से, भूकंप मूल से निकलती हैं, कहां से निकलती हैं? फोकस से निकलती हैं, तो सबसे पहले ये भूकंप मूल से पहुंचती हैं एपी सेंटर पे, ठीक है, फर्स्ट होती हैं ये। दूसरी चीज, ध्वनि तरंग के समान है, ध्वनि तरंग के समान है। दूसरी चीज क्या है? इट इज एनालॉगस टू साउंड वेव्स, एनालॉगस टू साउंड वेव्स, ठीक है। ये किसके समान है? ध्वनि तरंगों के समान है, याद रखिएगा, ठीक है। इसका मतलब यह है कि दीज आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ये कैसी हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, ये अनुदैर्ध्य तरंग है, ठीक है, याद रखिएगा। दूसरी चीज याद रखिएगा, क्योंकि ये जो तरंग है, यहां पे याद रखिएगा, यहां पे एक चीज याद रखिएगा आप, कि जो ये तरंगे हैं, ठीक है, इनका प्रोपोगेशन मतलब कि इनका मूवमेंट और इनकी वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है? डिपेंड्स अपॉन द इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी, ठीक है, एंड डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, जिससे भी ये गुजर रही है उसकी इलास्टिसिटी, खिंचाव उसका, ठीक है ना, मैंने बताया था ना, ये कंप्रेस करती है उस पे, और उसके घनत्व पे, जिस पदार्थ से जा रही है उसके घनत्व पे इनके प्रोपोगेशन, इनका जो आप कह सकते हैं मूवमेंट है, वो डिपेंड करता है। तो डेंसिटी, जितना डेंस होगा, जितना ज्यादा डेंसिटी होगी, ठीक है, जितना घनत्व ज्यादा होगा, उतना ज्यादा क्या होगा? सॉलिड होगा, और उतने सॉलिड में ये उतनी तेज चलेंगे, उतनी तेज चलेंगी। पी वेव्स याद रखिएगा, पी वेव्स जो हैं, पी वेव्स हर मीडियम से पास हो जाती हैं, पी वेव्स जो हैं याद रखिएगा हर माध्यम से पास होती हैं आपकी, ठीक है। तो मैं जो बोल रहा हूं आपको, ये बात समझिएगा कि यहां पे पी वेव्स जो आपके मतलब की चीज है, पी वेव्स पास थ्रू ऑल थ्री मीडियम्स, मतलब सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। इसका मतलब यह है, याद रखिएगा, पी वेव्स जो हैं, इसका मतलब यह है कि पी वेव्स प्राथमिक तरंगे, इनको हम प्राथमिक तरंगी भी बोलते हैं। प्राथमिक तरंग ठोस, द्रव एवं गैस
गैस तीनों माध्यम से पास होती हैं, तीनों माध्यम से गुजरती हैं। ये चीज आपके लिए फिर क्या हो गई, एक और इंपॉर्टेंट लाइन हो गई, ठीक है। और इसमें एक चीज याद रखिएगा कि पी वेव जो होती है सबसे तेज सबसे ठोस पदार्थ में चलती है, ठीक है। तो इट ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन दी सॉलिड मोस्ट पार्ट, मतलब जो सबसे सॉलिड होता है, जो सबसे सॉलिड पार्ट है वहां पे सबसे तेज चलती है, ठीक है। वहां पे ये क्या करती है, सबसे तेज चलती है। तो इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ठीक, अब देखिए क्या हुआ, अब आप देखिए क्या होता है। पी वेव से 1909 में ये मान लो सेस्मोग्राफ स्टेशन है, ये मान लो सेस्मोग्राफ स्टेशन है, ठीक है। और यहां पे पृथ्वी के इस भाग से, पृथ्वी के इस पॉइंट से भूकंप उत्पन्न होता है, भूकंप उत्पन्न होता है, राइट। तो यहां से आपकी वेव्स निकलती हैं और सेस्मोग्राफ स्टेशन पे पहुंचती हैं। इस वेव को पहुंचने में एक्स अमाउंट ऑफ टाइम लगेगा, एक्स अमाउंट ऑफ टाइम, मतलब कि इसको पहुंचने में कुछ समय लगेगा, एक्स टाइम लगेगा, राइट। और यहां से एक और वेव निकलती है, एक और वेव निकलती है, और ये वेव जो है, ये वेव इस प्रकार जल्दी पहुंच जाती है। यहां पर एक वेव है, वो जल्दी पहुंच जाती है। तो यहां पर जो सेस्मोग्राफ स्टेशन है, सेस्मोग्राफ के स्टेशंस में जब ये रिकॉर्डिंग्स आई तो उन्होंने देखा कि जहां पर एक वेव है, एक वेव यहां पर पहुंचने में काफी समय लगा रहा है, एक वेव जो है पहुंचने में काफी समय लगा रही है, जो कि वहीं से चली है। लेकिन कुछ वेव ऐसी हैं जो बहुत जल्दी पहुंच रही, जिसमें टाइम जो है, ठीक है, वेरी लेस टाइम, लेसर देन एक्स डैश टाइम, या ऐसे कह लो। इसका एक्स टाइम है, ठीक है, एंड एक्स टाइम इज वेरी वेरी लेस देन योर एक्स डैश टाइम, मतलब ये बहुत जल्दी पहुंच जा रही है। तो जब देखा गया तो इस रिसर्च को करा मोहोरोविसिच ने, ठीक है, इस रिसर्च को मोहोरोविसिच ने देखा और उन्होंने कहा कि ये रेज एकदम से आपकी नहीं आ रही है। तो यहां पर उन्होंने देखा, ये केस बना किसका, रिफ्रैक्शन का। ये केस बना रिफ्रैक्शन का, ठीक है। और ये केस जो बना, ये केस बना रिफ्लेक्शन का। अब देखिए आप यहीं पे हम लोगों ने यहां पर क्या देखा था, रिफ्रैक्शन में देख रहे थे आप, यहां पे रिफ्रैक्शन में हम लोग क्या देख रहे हैं, यहां रिफ्रैक्शन में हम लोग देख रहे हैं कि डेंसिटी इज इंक्रीजिंग, डेंसिटी इज इंक्रीजिंग। यहां हम लोग देख रहे हैं डेंसिटी इज इंक्रीजिंग बट ग्रेजुअली,
तो हम लोग यहां देख रहे हैं कि घनत्व बढ़ रहा है, परंतु बहुत धीमे धीमे, बहुत धीरे धीरे। मतलब घनत्व तो बढ़ रहा है यहां पर, लेकिन बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है। वहीं यहां पर क्या है, यहां पर आप देखेंगे रिफ्लेक्शन में, तो डेंसिटी इंक्रीजेस शार्पली, hence it represents a change of material। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि घनत्व तीव्र गति में बढ़ रहा है, जिसका अर्थ यह है कि पदार्थ बदल रहा है। जिसका अर्थ यह है कि पदार्थ बदल रहा है एकदम से। इसका मतलब अगर हम लोग यहां पर यह चीज समझ सकते हैं कि यहां पर ग्रेजुअल इंक्रीज हो रहा है और यहां पर रिफ्लेक्शन में पूरी की पूरी परत बदल जा रही है, तो उस केस में अगर हम देखेंगे तो यहां पे आप देखिए, यहां पे ग्रेजुअल इंक्रीज हो रहा है, यहां डेंसिटी जो है वो आपकी ग्रेजुअली यहां पे बढ़ रही है। लेकिन इस वाले से, रिफ्लेक्शन से हमको देख के क्या पता चल रहा है, रिफ्लेक्शन से देख के हमको यह पता चल रहा है कि जो ये लाइन है, जहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है, राइट, इसके ऊपर एक अलग मटेरियल है और इसके नीचे एक अलग मटेरियल है। और मोहोरोविसिच ने इस लाइन को बताया कि इसके ऊपर ये क्रस्ट है और इसके नीचे आपका दूसरा भाग है जिसको हम लोग ने मैंटल बोला। ठीक है, मतलब मोहोरोविसिच ने यहां पर क्या दिया, डिसकंटिन्यूटी दी। यहां याद रखिएगा क्या दिया है, ये डिसकंटिन्यूटी। ये देखिए, ये हम लोगों ने पढ़ा था ना, संक्रमण क्षेत्र है, डिसकंटिन्यूटी है, राइट। ये वाली लाइन जो ब्लैक वाली लाइन है, ये क्या थी, डिसकंटिन्यूटी थी। यही चीज हमने यहां देखी, राइट। तो हम लोग यहां पर कह सकते हैं कि दिस इज व्हाट, दिस इज मोहोरोविसिच डिसकंटिन्यूटी। मोहो असंबद्धता है ये मोह क्या है, मोह असंबद्धता है। मोह असंबद्धता किसके बीच में है, याद रखिएगा, ये जो संक्रमण क्षेत्र है ये क्रस्ट और मेंटल को अलग करता है। ये संक्रमण क्षेत्र ये किसने खोजा, 1909 में मोहोरोविसिच ने खोजा, क्रस्ट और मेंटल के बारे में बात करी। ठीक है, और ये सारी चीज कहां हुई, सेस्मोग्राफ स्टेशन से वजह से हुई। अब ये भी समझ लेते हैं सेस्मोग्राफ स्टेशन में एक्चुअली क्या होता था। सेस्मोग्राफ स्टेशन, देखिए सेस्मोग्राफ स्टेशन इस प्रकार से स्टेशन होते हैं, यहां पे एक फिक्स्ड आपका एक इस प्रकार से आपका वो चल रहा होता है, पेन होता है, दिस इज अ पेन जो लटका रहता है, जो अपनी जगह पे फिक्स रहता है। ठीक है, और यहां पे आपके रोल्स होते रहती हैं इस तरीके से, आपके यहां पर पेपर पड़े होते हैं जो कि रोल होते रहते हैं, ये घूमता रहता है, ये घूमता रहता है। ठीक है, और आगे बढ़ता रहता है। अब होता क्या है, यहां पे जब भी भूकंप आता है तो ये इस प्रकार से हिलता है, पृथ्वी इस प्रकार से हिलती है, इस प्रकार से शेक करती है, तो पृथ्वी हिलती है, शेक करती है, तो यहां पे रीडिंग आ जाती है। यहां पे क्या बनाता है, रीडिंग बनाता रहता है। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे यहां पे, तो आपको यहां रीडिंग मिलेगी। इस प्रकार से आपको रीडिंग मिलेगी यहां पे सेस्मोग्राफ स्टेशन पे, जैसे हार्ट बीट की होती है उस तरीके से रीडिंग मिलेगी।
और यहां पे आपको जान के हैरानी होगी, सबसे पहले हिट करने वाली कौन सी वेव होती है? पी वेव्स होती है, पी वेव्स, ठीक है। उसके बाद होती हैं आपकी एस वेव्स, उसके बाद होती हैं आपकी एस वेव्स, और इसके बाद जो होती हैं आपकी, वो याद रखिएगा, ये होती हैं लव वेव्स या सरफेस वेव्स। देखिए, मैं क्योंकि आप लोग ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ रहे हैं तो थोड़ी बहुत उम्मीद करता हूं कि आप लोग ज्योग्राफी जो जीएस के बच्चे हैं उनसे थोड़ा सा आप हटके हैं, क्योंकि जीएस में अगर मैं यही चीज स्टार्ट करता तो रॉक से स्टार्ट करता चैप्टर एनसीईआरटी का, लेकिन मैं मान के रख रहा हूं कि आप लोगों को बहुत सारी चीजें, बेसिक चीजें जो है आपको मालूम होगी, और उस बेसिस पे हम लोग ये चीज जो है आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर ये हो गई एस वेव, पी वेव के बारे में बात, ठीक है। अब हम लोग जरा समझ ले एस वेव के बारे में। एस वेव के बारे में अगर आप देखेंगे तो दीज आर एस वेव जो है, एस वेव्स, दीज आर, इसको थोड़ा और बड़ा कर दे रहा हूं मैं, ठीक है। ये देखिए, चलिए, एस वेव्स जो है, एस वेव्स, ठीक है, एस वेव्स आर एनालोगस टू लाइट वेव्स, एस वेव्स आर एनालोगस टू लाइट वेव्स, ये लाइट वेव्स के एनालोगस हैं, और ये लॉन्गिट्यूडनल ना होके ट्रांसवर्स वेव्स हैं। ट्रांसवर्स वेव्स मतलब कि जो इनका याद रखिएगा, जो इनका डायरेक्शन है मूवमेंट का, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ वेव, इनके वेव जो पार्टिकल्स हैं, इनके जो वेव पार्टिकल्स हैं, वेव पार्टिकल्स, ठीक है, वो परपेंडिकुलर होते हैं टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ वेव, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, देखो समझो, कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि अगर इस तरीके से वेव की डायरेक्शन है, इस तरीके की वेव की डायरेक्शन है, तो हमने देखा था कि पी वेव इसी के पैरेलल चल रही थी, पी वेव के जो वेव पार्टिकल्स है इसी के पैरेलल चल रहे थे, लेकिन यहां एस वेव में इसके परपेंडिकुलर चलेंगे पार्टिकल्स, इसके कैसे चलेंगे? परपेंडिकुलर चलेंगे पार्टिकल्स, ठीक है। तो जैसे स्प्रिंग घूमते हुए जाएगी, कुछ इस प्रकार से समझो, इस तरीके से कुछ चलेंगी, इनका जो मूवमेंट होगा ये कुछ इस प्रकार से मूवमेंट होगा, ठीक है। तो ये वेव की तरह भी चलेंगी, और क्योंकि ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री पे है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री पे है, तो ट्रांसवर्स वेव में चलेंगी, ट्रांसवर्स वेव्स कहलाएंगे, ट्रांसवर्स, ठीक है, मतलब कि अनुप्रस्थ, ठीक है, ये कहलाएंगे, अनुप्रस्थ तरंगे कहलाएंगी। तो यहां पे देखिए क्या कह रहे हैं वो, यहां पे ये कह रहे हैं कि ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर, जो मैंने बात बताई आपकी, ठीक है। दूसरी चीज याद रखिएगा, दूसरी चीज ये इंपॉर्टेंट है कि जो इनका प्रोपोगेशन है, इनका जो मूवमेंट है, ठीक है, और इनकी वेलोसिटी जो है, ये डिपेंड करती है शेयर मॉड्यूलस ऑफ द मटेरियल पे, शेयर मॉड्यूलस ऑफ द मटेरियल पे। इसका मतलब सिंपल सा हिंदी में होता है कि कितना ठोस है पदार्थ, इस पे ये डिपेंड करती है, कितना ठोस है पदार्थ इस पे डिपेंड करती है। अगर ठोस होगा बहुत पदार्थ तो ये जो है ये एस वेव आपकी ट्रैवल करेंगी, अगर ये ठोस होगा पदार्थ तभी ये एस वेव ट्रैवल करेंगी। जो पदार्थ ठोस नहीं है, ठीक है, जो पदार्थ मतलब कि एस वेव हिट कर रही हैं, और अगर वो पदार्थ ठोस नहीं है तो ये वेव्स ट्रैवल आपका नहीं करेंगी उस जगह पे, ठीक है। सो इसीलिए सो इट कैन नॉट पास थ्रू, यहां पर लिखा हुआ है, इसीलिए इट कैन नॉट पास थ्रू गैस एंड लिक्विड, इट कैन नॉट पास थ्रू व्हाट, गैस एंड लिक्विड, इसीलिए ये गैस और लिक्विड में ट्रैवल नहीं कर सकती, इसीलिए गैस और लिक्विड में ट्रैवल नहीं कर सकती है, राइट। ये चीज याद रखिएगा जो इन्होंने बात बताई है, ये चीज याद रखिएगा जो इन्होंने बात बताई है, क्लियर है, ठीक है। अब यहां पर हम लोग ने जो रिफ्रैक्शन वाली बात करी थी, वो देख लीजिए, आप समझ लीजिए, ठीक है। यहां पर लिखा हुआ है कि रिफ्रैक्शन
इट वॉज फाउंड बाय द बॉडी दैट बॉडी वेव्स फॉलो अ वेव लाइक पाथ इनसाइड द अर्थ इंटीरियर। ठीक है, यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है दोस्त, यहां पे लिखा हुआ है कि जो बॉडी है, बॉडी वेव्स वो वेव लाइक पाथ फॉलो करती हैं पृथ्वी के अंदर। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, देखो कहने का मतलब यह है, ठीक है, इस तरीके से आपका अर्थ है, ये अर्थ है, राइट। यहां से सोचिए, यहां पे सोचिए आपके, ये हमारा है फोकस, जहां से भूकंप निकला, फोकस। तो फोकस से वेव सीधे ना चल के, वेव्स इस तरीके से कर्व पाथ लेती हैं। वेव सीधे ना चल के इस तरीके से वेव हमें कर्वी पाथ में नजर आती है पृथ्वी के नीचे हमको ये सीधे ना होके इस तरीके से कर्व पाथ पे नजर आती है, राइट। तो यही वो बता रहा है कि रिफ्रैक्शन में रिफ्रैक्टेड रेज हमको मिलती है, मतलब ये सीधे ना चल के रिफ्रैक्ट हो जाती है, अपरिवर्तन हो जाता है। यहां पर अपरिवर्तन की वजह से ये क्या हो जाती है, मुड़ती हुई ढील ऐसे आती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि डेंसिटी इनसाइड द अर्थ, डेंसिटी इनसाइड द अर्थ keeps on changing। पृथ्वी के नीचे घनत्व लगातार परिवर्तित होता है, लगातार परिवर्तित होता रहता है। लगातार परिवर्तित होता है, पृथ्वी के नीचे घनत्व जो है वो लगातार परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, ये रिफ्रैक्टेड लाइंस बता रही है। लेकिन कुछ भाग ऐसे भी होते हैं, कुछ पार्ट्स ऐसे भी होते हैं जहां पे ये लाइन जो है ये रिफ्लेक्ट कर जाती है, और सेस्मोग्राफ स्टेशन में ऐसी रिफ्लेक्टेड लाइन आती है। तो रिफ्लेक्टेड लाइन ये बताती हैं there are many layers made up of different materials। तो यहां पर यह भी चीज है कि यहां कई पदार्थ पाई जाते हैं, पदार्थ बोल रहा हूं, यहां पर कई परतें, इसको सही कर लिए, यहां पर कई परतें पाई जाती हैं जिनमें विभिन्न पदार्थ मिलते हैं। ठीक है, विभिन्न पदार्थ मिलते हैं। तो यहां पे हम लोग ने ये देख लिया। अब हम लोग आते हैं वापस, देखते हैं एस वेव में क्या बोल रहा है। देखिए एस वेव रिफ्रैक्शन में तो ये बताया गया, रिफ्रैक्शन में बताया गया कि as a result it was inferred that the density of the earth progressively increases toward the center। जिस तरीके से इसमें लिखा हुआ है, इनके परिणाम के अनुसार यह चीज सामने आती है कि जिस तरीके से अपरिवर्तित हमें वेव नजर आती हैं या तरंगे नजर आती हैं, उससे हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी पर जैसे जैसे आप कोर के समीप जाएंगे वैसे वैसे डेंसिटी, घनत्व पृथ्वी का क्या होगा, बढ़ता रहेगा। तो यहां पर ये यही लाइन कह रहा है कि प्रोग्रेसिवली इंक्रीजेस टुवर्ड्स द सेंटर, मतलब जैसे जैसे आप पृथ्वी के नजदीक जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, घनत्व बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। तो ये चीज यहां पर बोल रहा है।
ठीक है। अब दूसरी बात हम लोग करते हैं रिफ्लेक्शन की, जिसको हम बोलते हैं प्रत्यावर्तन। रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है? प्रत्यावर्तन, प्रत्यावर्तन या परावर्तन। तो यहां पर लिखा हुआ है व्हेन देयर इज अ शार्प चेंज, when there is a sharp change in the density reflection takes place। देखो क्या लिखा हुआ है, when there is a sharp change in the density reflection takes place। यहां पे लिखा हुआ है जब घनत्व में एकदम तीव्र बदलाव होता है तो उस जगह पे जो वेव्स हैं वो एंटर ना करके रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, वापस परावर्तित हो जाती हैं। ठीक है। सेस्मिक वेव्स ऑल्सो रिफ्लेक्ट एट सर्टेन डेप्थ्स which are found globally and is a result of abrupt changes in the property density of the, that is density of the material। इसका मतलब ये है, ये कह रहा है कि seismic waves also reflect at certain depth। हम लोग ने देखा, मोहरोविसिच ने ये देखी थी, मोहरोविसिच ने, हम लोग ने देखी चीज की नहीं देखी? देखो हम लोग ने ये चीज देखी, हम लोग ने ये चीज देखी कि नहीं? हम लोग ने देखा कि कुछ गहराई पे, ये गहराई कितनी है? ये गहराई पता चला कितनी है? 30 किलोमीटर। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के केस में, महाद्वीपीय क्रस्ट के केस में ये गहराई कितनी है? 30 किलोमीटर ये गहराई है, जहां पर ये रिफ्लेक्शन हो रहा है। जहां पर ये क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन हो रहा है, परावर्तन हो रहा है। तो कुछ ऐसी गहराई हैं, कुछ ऐसी गहराई है जहां पर परावर्तन आपको नजर आता है। और उस परावर्तन का मतलब यह है कि उसके नीचे वाली जो परत है वो कंप्लीटली डिफरेंट मटेरियल की है। कंप्लीटली मतलब पूर्णता ये विभिन्न प्रकार के पदार्थ से बनी हुई है, जो कि अलग है ऊपरी वाली पदार्थ से। ठीक है। तो ये चीज यहां पर बता रहे हैं ये, राइट। तो रिफ्लेक्शन से हमको ये चीज क्लियर हो जाती है। ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें सेस्मिक डिसकंटिन्यूटी के बारे में, अगर हम लोग बात करें यहां पर सेस्मिक डिसकंटिन्यूटी के बारे में, डिसकंटिन्यूटी देखिए क्या होती है। हमने आपको बताया था डिसकंटिन्यूटी क्या होता है? एक संक्रमण क्षेत्र है, ये एक संक्रमण क्षेत्र है जहां पे ऊपर और नीचे दोनों परतों की प्रॉपर्टी मिलती है, प्लस ये डिसाइड करता है कि ऊपर वाली परत एकदम अलग है, निचली परत से पदार्थ दोनों के अलग हैं। समझ में आ रही है आपके बात? तो यहां पर अगर हम लोग यहां बात करेंगे तो यहां पर अलग अलग आपको डिसकंटिन्यूटी मिलेंगी, अलग अलग डिसकंटिन्यूटी मिलेंगी। तो यहां पर एक डिसकंटिन्यूटी आपको जो मिलेगी वो कहलाएगी कॉनराड डिसकंटिन्यूटी। चलिए इसको बना लेते हैं हम लोग अपने इसमें। डिसकंटिन्यूटी बनाने से पहले अच्छा एक चीज और कर लेते हैं, डिसकंटिन्यूटी बनाने से एक चीज और कर लेते हैं। पी वेव और एस वेव का हम लोग जरा जो है देख लेते हैं कि किस प्रकार से पी वेव और एस वेव हमारी मूव करती हैं। पी वेव और एस वेव हमारी किस प्रकार मूव करती हैं, थोड़ा सा ये देख लेते हैं। ठीक है। देखिए सपोज ये पी वेव है, यहां से भूकंप निकल रहा है। ठीक है। ये पृथ्वी का कोर है, दिस इज द कोर। तो यहां पर देखने को यह मिला, यहां पे देखने को यह मिलता है कि इस प्रकार से रिफ्रैक्टेड रेज आपको नजर आती हैं। इस प्रकार से आपको रिफ्रैक्टेड रेज नजर आएंगी पी वेव्स में। और अगर हम अपने पृथ्वी को बांट लें, पृथ्वी को अगर बांट लें तो ये 0 डिग्री अगर है और ये हमारा अगर 180 डिग्री है, ठीक है, तो 180 डिग्री इधर और 180 डिग्री इधर, तो पूरा कंप्लीट कितना हो गया? 360 डिग्री हो गया। कितना हो गया? 360। 180 इधर और 180 इधर, तो दोनों मिलकर 360 डिग्री हो गए। अब मैं आपको बता दूं कि हमारे जो पी वेव्स हैं, हम लोग ने देखा था कि ये गैस, लिक्विड और ठोस, सॉलिड, तीनों से ट्रैवल करती हैं। लेकिन तब भी हम लोग को देखने को यहां पर यह मिलता है, तब भी हमें देखने को यहां पर यह मिलता है कि यहां पर एक जोन है। इसको कई किताबों में अलग अलग दिया हुआ है, 105 से 145 डिग्री, 105 से 145 डिग्री, कई जगह पे 100 भी दिया हुआ है। दोनों सही हैं, ठीक है, क्योंकि इतना जानकारी हमको पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में है ही नहीं, ये अज्यूम्ड है सारी चीजें। तो यहां पर एक चीज देखने को मिलती है, यहां पर देखने को यह मिलता है कि यह जो क्षेत्र है आपका 105 से लेके 145, यहां पर कोई भी वेव्स आपका रिकॉर्ड नहीं होती है।
105 से लेके 145, 105 से लेके 145, यहां पर आपकी वेव्स नहीं आ रही हैं। इसका मतलब ये पी वेव्स की शैडो जोन है। इसका मतलब क्या है, ये यहां पर अगर हम इसको मान लें पी वेव्स, ये हमारी पी वेव्स हैं, तो पी वेव्स का ये शैडो जोन है, जिसको आप बोलते हैं छाया क्षेत्र हिंदी में। ये क्या है, छाया क्षेत्र है, ठीक है ना, ये छाया क्षेत्र है। क्या है छाया क्षेत्र, 105 से लेके 145, 105 से लेके 145, इसके बीच में कोई भी यहां पे आपको नजर नहीं आएंगी पी वेव्स, ठीक है, पी वेव इसके बीच में नजर नहीं आ रही थी। अगर हम लोग बात करें एस वेव की, तो मान लीजिए यहां पे ऐसे ही मान लीजिए एस वेव है, और ये मान लीजिए आपका इसका कोर है, ये कोर है। यहां पर भी आपको एस वेव भी रिफ्रैक्टेड नजर आएंगी, इस तरीके से सीधे ना चल के ये भी रिफ्रैक्टेड नजर आएंगी, जो कि बता रहा है कि पृथ्वी जो है, हमारी पृथ्वी में घनत्व जैसे जैसे आप डीप जाएंगे वैसे वैसे घनत्व इसका बढ़ता जाएगा, और ये आपको इस तरीके की नजर आएंगी। लेकिन यहां पर एस वेव की कंडीशन में, एस वेव की कंडीशन में एक चीज और सामने आती है, वो ये सामने आता है कि एस वेव में 105 डिग्री इधर से लेके 105 डिग्री दूसरी तरफ तक, यहां पर पूरे के पूरे आप क्षेत्र में एस वेव नजर नहीं आएंगे, और ये एक जगह नहीं है, पूरे हर केस में ऐसा ही होता है। तो यहां पर आपको एस वेव नजर नहीं आएंगी, मतलब कि एस वेव का ये शैडो जोन है, एस वेव का ये छाया क्षेत्र 105 से लेके 105। अब ग्यूटेनबर्ग जो थे, ग्यूटेनबर्ग ने कहा कि ग्यूटेनबर्ग ने ढूंढा एक्चुअली 1914 में कि यहां से यहां पर एक डेप्थ है, यहां पे एक डेप्थ है जहां से एस वेव एंटर नहीं कर पा रही, जहां से एस वेव क्या है, एंटर नहीं कर पा रही है। तो उनको यहां पर एक ऐसी चीज दिखाई दी, उन्होंने कहा एस वेव वहीं पर एंटर नहीं कर पाएगी जहां पर लिक्विड नहीं होगा। एस वेव कहां एंटर नहीं कर पाएगी, वहीं एंटर नहीं कर पाएगी जहां लिक्विड नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि हमारा जो कोर है, जो हम लोग का कोर है, हमारा कोर याद रखिए लिक्विड स्टेट में उन्होंने कहा है। तो उन्होंने क्या बोला, ग्यूटेनबर्ग ने बोला कि जो हमारा कोर है, इसको उन्होंने एक डेफिनेशन दी, उन्होंने एक इसको माना, और यहां पर एक डिसकंटिन्यूटी उन्होंने दी। क्या दी, डिसकंटिन्यूटी यहां पर दी उन्होंने, ठीक है। और इस डिसकंटिन्यूटी को हम बोलते हैं, क्योंकि दो लोग ने ढूंढा था, तो ग्यूटेनबर्ग विशार्ट, ग्यूटेनबर्ग विशार्ट डिसकंटिन्यूटी इसको बोलते हैं। तो ये असंबद्धता ग्यूटेनबर्ग असंबद्धता के नाम से जानी जाती है, ग्यूटेनबर्ग असंबद्धता। मतलब ये बताती है किसके बीच में, कि मेंटल और कोर, ये किसको अलग कर रही है, मेंटल और कोर को अलग कर रही है, ये अलग कर रही है मेंटल और कोर को। तो ये है आपकी ग्यूटेनबर्ग असंबद्धता, यह है ग्यूटेनबर्ग असंबद्धता। इसने कहा मेंटल और कोर अलग अलग है, और कई सालों तक हम लोग जो है यही मानते रहे कि कोर हमारा जो है वो किस अवस्था में है, पूरा का पूरा कोर हमारा लिक्विड स्टेट में, हम लोग यही मानते रहे, ठीक है। हम लोग मानते रहे यही कि पूरा का पूरा, याद रखिएगा, ये हम लोग मानते रहे कि आउटर कोर, इसको या इसको कह लिए कोर, इस साइंटिस्ट बिलीव्ड कि कोर इज लिक्विड इन नेचर। यहां माना गया कि कोर जो है, क्रोड जिसको हम बोलते हैं, वो द्रव अवस्था में है। कौन सी अवस्था में है, द्रव अवस्था में है, ये माना गया, ये कंडीशन चल रही थी, ये ऐसा हम लोग को, मतलब जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने बिलीव करा। वो तो एक लेडी आ गई 1936 में, वो तो एक लेडी आ गई 1936 में जिनका नाम था लेहमन, ठीक है। एक साइंटिस्ट आ गई लेडीज, ठीक है, जियोलॉजिस्ट थी, उनका नाम था लेहमन। और लेहमन ने ये देखा कि यहां पर एक ऐसी वेव है जो कि एक सर्टेन डेप्थ से रिफ्लेक्ट होकर सेस्मोग्राफ स्टेशन पे आ रही है, ठीक है।
और ये डेप्थ जो है ये जो थी, राइट, ये शैडो जोन में भी नोटिस हुई, ये शैडो जोन में भी नोटिस हुई, राइट। तो ये वाला जो खोजा, ये वाली जो खोज करी उन्होंने कि एक सर्टेन डेप्थ से रिफ्लेक्शन हो रहा है, एक सर्टेन डेप्थ से क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो ये सर्टेन डेप्थ वास्तव में है क्या, ये सर्टेन डेप्थ क्या है? उन्होंने इस मिथ्या को तोड़ दिया कि कोर जो है वो केवल कोर में है, उन्होंने इस मिथ्या को तोड़ दिया और वो लेके आई एक नई चीज और उन्होंने कहा कि कोर के 2 पार्ट हैं, ठीक है। तो लेहमैन ने ये डिसाइड करा, किसने डिसाइड करा? लेहमैन ने 1936 में। लेहमैन वाज द वन, शी वाज द वन जिन्होंने लेहमैन डिसकंटिन्यूटी दी। कौन सी डिसकंटिन्यूटी? लेहमैन डिसकंटिन्यूटी दी। और लेहमैन डिसकंटिन्यूटी पे उन्होंने कहा कि कोर जो है वो आउटर कोर और इनर कोर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें उन्होंने बोला कि इनर कोर जो है, ये जो इनर कोर है, इसको उन्होंने बोला कि इनर कोर जो आपका है ये सॉलिड आयरन से बना हुआ है, सॉलिड आयरन से बना हुआ है, ठीक है। इतनी चीजें उन्होंने बताइए आपको क्लियर है इतनी बातें? इतनी बातें क्लियर हैं सबके? ठीक है। तो लेहमैन ने ये सारी बातें जो हैं आपको बता दी, लेहमैन ने ये सारी बातें बता दी। अब हम लोग आते हैं इसके अलावा कौन कौन सी डिसकंटिन्यूटीज हैं उनको देख लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा कौन कौन सी डिसकंटिन्यूटी उसको देख लेते हैं और बना लेते हैं इनफैक्ट हम लोग यहां पे अपने ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले डिसकंटिन्यूटी जो आई वो डिसकंटिन्यूटी अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट का नाम दिया गया, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट का नाम दिया गया, जिसमें कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियानिक क्रस्ट को अलग कर दिया गया। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियानिक क्रस्ट को एकदम अलग कर दिया गया क्योंकि दोनों बहुत अलग हैं नेचर में। एक है आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जिसको आप बोलते हैं महाद्वीपीय क्रस्ट, जिसकी औसत गहराई आप बताते हैं 20 से 70 गहराई है, एवरेज आप डेप्थ बताते हैं जिसकी 20 से 70। और एक है महाद्वीपीय महासागरीय क्रस्ट, ओशियानिक क्रस्ट। और ओशियानिक क्रस्ट के बारे में अगर हम लोग बताएं तो ओशियानिक क्रस्ट की डेप्थ जो है वो 5 से 7 किलोमीटर, 5 से 7 किलोमीटर है। इन दोनों के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है, इन दोनों के बीच में अंतर है, डिसकंटिन्यूटी है। और वो डिसकंटिन्यूटी क्या है उसको ढूंढा कॉनराड ने, तो नाम क्या पड़ा? कॉनराड डिसकंटिन्यूटी। लिख लीजिएगा, कॉनराड लिखा मैंने यहां पर, आप डिसकंटिन्यूटी कर लीजिएगा, ठीक है। कॉनराड डिसकंटिन्यूटी। उसके बाद अब अगर देखेंगे कॉनराड डिसकंटिन्यूटी के बाद अगर आप देखेंगे तो यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसकंटिन्यूटी थी, राइट। और इस डिसकंटिन्यूटी को बोला गया मोह असंबद्धता।
मोहो असंबद्धता या मोहो डिस्कंटिन्यूटी। मोहो डिस्कंटिन्यूटी, ठीक है। और ये मोहो डिस्कंटिन्यूटी किसको अलग कर रहा है, याद रखिएगा, क्रस्ट को मेंटल से, या आप टू बी वेरी प्रिसाइज जो हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसमें भी नीचे का एक पोर्शन है जिसको हम लोअर क्रस्ट बोलते हैं, और ओशियानिक क्रस्ट का भी नीचे का पोर्शन है जिसको हम लोअर क्रस्ट बोलते हैं, निचली क्रस्ट बोलते हैं। तो मोहो असंबद्धता जो है वो याद रखिएगा, लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में है। लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में मोह असंबद्धता है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें यहां पे मेंटल की, तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन मेंटली का है। अगर आप वॉल्यूम वाइज बात करेंगे तो लगभग ये 83% वॉल्यूम जो है हमारे अर्थ का वो मेंटल में है, और मास की बात करेंगे, द्रव्यमान की बात करेंगे तो लगभग 68% जो हमारे पूरी पृथ्वी का द्रव्यमान है वो मेंटल में है, ठीक है। तो अगर मेंटल के बारे में हम लोग बात करें, मेंटल के बारे में अगर हम लोग चीजें समझे थोड़ी सी, तो हमको एक चीज समझ में आएगी, मेंटल सब डिवाइडेड है, ये हम लोग बात कर चुके हैं, मेंटल सब डिवाइडेड है। और इसका सबसे ऊपरी पोर्शन जो है अपर पार्ट ये 100 किलोमीटर तक है। अपर पार्ट कितने किलोमीटर तक है, अपर मेंटल 100 किलोमीटर तक है, ठीक है। और लोअर आपका मैं बता दूं कि क्रस्ट प्लस अपर मेंटल मिलके क्रस्ट प्लस अपर मेंटल मिलके, याद रखिएगा, ये बनाते हैं दोनों लिथोस्फेयर, स्थल मंडल। ये मिलके बनाते हैं क्या, लिथोस्फेयर, स्थल मंडल। और इसके नीचे जेली लाइक सब्सटेंस है जो कि लगभग 250 किलोमीटर तक है, जेली लाइक सब्सटेंस, जिसके ऊपर जो कन्वेयर बेल्ट की तरह है, और जिसके ऊपर आप कह सकते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट तैर रही है, और इसको हम बोलते हैं एस्थेनोस्फेयर। इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं ऑलरेडी, समझ चुके हैं, राइट। ये लिथोस्फेयर है। अब आती है बात सात 700 किलोमीटर तक, तो इनको हम बोलते हैं इनर आउटर मेंटल, या आप कह सकते हैं आउटर मेंटल। ये कहलाते हैं इनर आउटर मेंटल। आउटर मेंटल का इनर पार्ट, जहां पर तापमान, या आप कह सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट जो होता है हाई हो जाता है, मेल्टिंग पॉइंट यहां पर हाई हो जाता है, इसलिए आप चट्टाने पिघली अवस्था में नहीं है। हम लोग अभी एक डायग्राम देखेंगे, उससे चीजें समझेंगे। यहां पर मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाता है जिससे चट्टाने पिघली अवस्था में नहीं है। उसके बाद आता है आपका क्या, उसके बाद आता है ग्यूटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। उसके बाद आपका आता है यहां पर ग्यूटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। और यह भी बता दूं आपको कि यहां पर जो डिसकंटिन्यूटी है, ये 700 किलोमीटर पे जो डिसकंटिन्यूटी है, इस कंटिन्यूटी को बोलते हैं रैपिटी। रैपिटी असंबद्धता।
रैपिडली डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रैपिडली डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। ये रैपिडली ने खोजा, अपर मेंटल और लोअर मेंटल, आप ऐसे कह सकते हो, आउटर मेंटल और इनर मेंटल, आउटर और इनर मेंटल, किसने? रैपिडली ने खोजा। इसके बाद हम लोग ने देखा अभी कि ग्यूटेनबर्ग ने एस वेव के आधार पे यहां पे ग्यूटेनबर्ग असंबद्धता खोजा, ग्यूटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, ग्यूटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी जिसको हमने नाम दिया। उसके बाद हमारा है यहां पे लेहमन ने 5150 पे खोजा, और उन्होंने बताया कि जो इनर कोर है वो सॉलिड है, इनर कोर आयरन से बना हुआ है और ये सॉलिड मोस्ट है। इनफैक्ट पी वेव्स की स्पीड जो है, वो याद रखिएगा यहां पे सबसे तेज है। पी वेव की जो स्पीड है वो सबसे तेज कहां पर है? इनर कोर में नोटिस करी गई है, दैट इज 13.8। ठीक है, 13.8 किलोमीटर पर सेकेंड पी वेव की स्पीड इनर कोर में नापी गई है। इसका मतलब सबसे सॉलिड पार्ट जो है आपका अर्थ का, वो सबसे भारी और सबसे सॉलिड पार्ट आयरन इनर कोर में है। आउटर कोर जो है, आउटर कोर में भी आयरन है, बट ये लिक्विड आयरन है, और हम देखेंगे प्लस इसके साथ कुछ इंप्योरिटीज हैं। कुछ इंप्योरिटीज मतलब जैसे निकेल है, ठीक है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, एक्सेट्रा। इसके साथ कुछ आपकी लिक्विड अवस्था में ये है, और यहां पर कुछ इंप्योरिटीज हैं। हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे। तो कुल मिला के अगर देखें तो इस तरीके से हमारी असंबद्धता और इनर स्ट्रक्चर हमारा है। समझ में आ रही है आपके बात? ये है, आप स्क्रीनशॉट इसकी ले लीजिए, ठीक है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब हम लोग बात करते हैं, एक एक करके समझेंगे, क्रस्ट के बारे में समझेंगे हम लोग थोड़ा सा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे क्रस्ट के बारे में, फिर मेंटल के बारे में, और फिर कोर के बारे में समझेंगे। तो अब यहां पर बात करते हैं क्रस्ट के बारे में। सो दिस इज व्हाट वी हैव ड्रॉन, हमने बना लिया। अब यहां आता है इंटीरियर ऑफ द अर्थ। वी विल टॉक अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। हम लोग इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, यहां पे एक टेबल है। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं क्रस्ट के बारे में। सबसे पहले किसके बारे में बात कर रहे हैं? क्रस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। तो क्रस्ट के बारे में हमें समझना पड़ेगा कि क्रस्ट जो है, जैसे आपका एग होता है, तो एग का एगशेल जो होता है, शेल, एगशेल जो होता है बहुत ही थिन मोस्ट होता है एग में, पूरे बहुत पतला सा होता है, बहुत ब्रिटल होता है, बहुत ब्रिटल मतलब थोड़ा सा डालो टूट जाता है। वैसे ही अगर आप देखेंगे तो जो आउटर मोस्ट थिन एक्शेल लेयर अर्थ की है, ठीक है, जो अंडे की परत के बराबर, जो पृथ्वी को अगर अंडे की तरह मान ले तो उसकी जो सबसे बाहरी परत है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं क्रस्ट। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम क्रस्ट बोलते हैं। तो क्रस्ट बेसिकली क्या है? क्रस्ट आपकी एक पतली सी लेयर है। क्रस्ट क्या है? एक पतली सी लेयर है अर्थ के ऊपर। ठीक है, अब अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो ये क्रस्ट जो है, इसमें हाई वेरिएबिलिटी आपको मिलेगी इन टर्म्स ऑफ थिकनेस एंड कंपोजिशन। अगर हम बारे में बात करेंगे, अर्थ के बारे में क्रस्ट के बारे में बात करेंगे, तो मैं आपको बता दूं, यहां पर लिखा हुआ है कि इसके मोटाई और इसके संगठन में बहुत अधिक विभिन्नता पाई जाती है, बहुत अधिक विभिन्नता पाई जाती है। ठीक है, मतलब जो क्रस्ट है वो जितना सिंपल दिखता है उतना सिंपल है नहीं। क्रस्ट जो है वो जितना सिंपल दिखता है उतना सिंपल है नहीं। जैसे इस पे एक क्वेश्चन अगर आ गया, एक 150 वर्ड्स का, ठीक है, 150 वर्ड्स का, अगर इसमें एक क्वेश्चन ऐसे आ जाता है,
आप समझिएगा। इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोग क्या क्वेश्चन में लिखेंगे, आइए देखते हैं थोड़ा सा। अगर क्वेश्चन आ जाता है ये आपका, राइट, क्वेश्चन यहां पर आता है कि दी ओनली सिमिलैरिटी बिटवीन क्रस्ट, या से कह लो बिटवीन ओशियनिक क्रस्ट एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज क्रस्ट कमेंट। अगर आपका ऐसा प्रश्न एक शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ जाता है, शॉर्ट नोट लिखने के आ जाता है कि, दूसरे कलर से कर लेते हैं, कि महासागरीय एवं महाद्वीपीय क्रस्ट में केवल एक समानता है, जो कि क्रस्ट है। इसको 150 शब्द में लिखना है आपको यहां पे। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि मतलब जो ओशियानिक क्रस्ट और क्रस्ट है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, उनमें कुछ सिमिलैरिटी नहीं है, केवल एक सिमिलैरिटी, दोनों क्रस्ट हैं और क्रस्ट के नीचे मैंटल है। इसका मतलब सब अलग अलग है। इसका मतलब क्रस्ट में ओशियानिक क्रस्ट की एकदम प्रॉपर्टी अलग है और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की एकदम अलग प्रॉपर्टी है। तो आपको एक टेबुलर फॉर्म पे आप लिख सकते हैं, या आप क्वेश्चन आंसर को पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, लाइन बाय लाइन लिख सकते हैं, पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आपको कौन कौन सी चीजें यहां पर करनी है, कौन कौन सी चीजें आपको लिखनी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग एक एक करके पॉइंट देखते हैं। सबसे पहली चीज तो पैरामीटर यहां पर आप लिख सकते हैं, यहां पर आप लिख सकते हैं कि क्या क्या पैरामीटर हैं आपके, क्या क्या पैरामीटर हैं आपके। ठीक है, किन पैरामीटर पे आप इनको नापेंगे। तो सबसे पहला पैरामीटर जो है यहां पर है एवरेज थिकनेस। इनकी सबसे पहले बात कर लेते हैं मोटाई के बारे में। तो इसकी मोटाई लगभग 5 से 7 किलोमीटर होती है। ओशियानिक क्रस्ट के बारे में अगर बात करें हम, अगर महासागरीय क्रस्ट के बारे में बात करें, यह महासागरीय क्रस्ट है, आप लोग लिख लीजिएगा महासागरीय क्रस्ट। अगर यहां पे बात करें तो 7 किलोमीटर है। और अगर हम लोग बात करें कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की, तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की मोटाई कितनी है, 20 से 70 किलोमीटर है, 20 से 70। और ये थिकेस्ट कहां होता है, माउंटेन्स के नीचे। माउंटेन्स के नीचे इसकी गहराई बढ़ जाती है। अभी हम लोग कॉन्टिनेंटल, जब हम लोग प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्यों ये मैं ऐसा बोल रहा हूं कि 70 किलोमीटर होती है आपकी हाईएस्ट हिमालय में आपको मिलेगी क्रस्ट मोटाई। ठीक है, तब हम लोग देखेंगे कि 30-30 किलोमीटर की दो आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट आपस में टकराती है, 60 किलोमीटर बनाती है, और लगभग 8 किलोमीटर, 9.5 किलोमीटर का, आप कह सकते हैं 9 किलोमीटर का हिमालय आपको नजर आता है। ठीक है, तो पहली चीज है कि इसकी थिकनेस बहुत अलग है, इसकी थिकनेस बहुत अलग है, राइट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इसकी थिकनेस बहुत अलग है। दूसरी चीज, डेंसिटी के बारे में अगर हम बात करें, डेंसिटी के बारे में बात करें अगर, ठीक है, तो याद रखिएगा कि इसकी डेंसिटी होती है ओशियानिक क्रस्ट की 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसकी डेंसिटी कितनी होती है, 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वहीं अगर हम लोग बात करेंगे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की, महाद्वीपीय क्रस्ट की, तो इसकी 2.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होती है। तो काफी अंतर है दोनों की डेंसिटी में, आप कह सकते हैं क्या है, काफी अंतर है। यहां पर एक चीज समझने वाली है कि यहां पर दोनों की आप एक चीज और, आपको डेंसिटी के साथ एक चीज और आपको मिल रही है। यहां पर क्या मिल रही है डेंसिटी के साथ, अगर आप ये बीच वाले पॉइंट छोड़ दें, इधर देखें, सेस्मिक वेलोसिटी ऑफ पी वेव। अगर पी वेव की हम वेलोसिटी देखें तो पी वेव की वेलोसिटी कहां पर आई है, देखो पी वेव की वेलोसिटी, इसको इनफैक्ट डेंसिटी के ऊपर होना चाहिए था, इस पॉइंट को यहां होना चाहिए था। ठीक है, तो पी वेव की अगर वेलोसिटी हम देखें तो पी वेव की वेलोसिटी क्या है, ओशियानिक क्रस्ट में ज्यादा है, और यहां पर कंपैरेटिवली कम है स्पीड ओशियानिक क्रस्ट के कंपैरिजन में। मतलब कि जो पी वेव हैं, पी वेव जो हैं
वो महासागरीय क्रस्ट में ज्यादा तेज भागती हैं, ठीक है, और ओशियानिक क्रस्ट में लगभग 6.9 है उनकी स्पीड, 6.9 किलोमीटर पर सेकंड, और यहां पर लगभग 6.1 किलोमीटर पर सेकंड है। इसका मतलब यहां कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में वो धीरे भाग रही। धीरे भागने का मतलब समझ रहे हैं आप? धीरे भागने का मतलब यह है कि डेंसिटी क्या है, डेंसिटी आपकी कम है, और वो क्लियरली हमको नजर आ रही है, कितनी है, 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की। तो यहां पे डेंसिटी आपकी कम है, यहां डेंसिटी आपकी ज्यादा है, और ये पी वेव इसको क्या करता है, पी वेव इसको बता रहा है, इस चीज को पी वेव समझा रहा है। क्लियर है आपको बात? तो इस चीज को पी वेव बता रहा है आपका। दूसरी चीज आपकी आती है यहां पर कॉम्पोजिशन के बारे में बात करें, अगर कॉम्पोजिशन के बारे में बात करें, ठीक है, तो यहां लिखा हुआ है कि ये बेसॉल्ट और गैब्रो से बना हुआ है, और यहां लिखा हुआ है एंडीसाइटिक टू ग्रेनाइट, एंडीसाइटिक टू ग्रेनाइटिक, ठीक है। अच्छा, ये पॉइंट समझाने के लिए, क्योंकि रॉक्स चैप्टर हमने अभी पढ़ा नहीं है, रॉक्स चैप्टर्स आप आगे पढ़ेंगे, रॉक चैप्टर्स हमने पढ़ा नहीं, तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या है ये, ठीक है। चलिए, कॉम्पोजिशन के बारे में अगर हम बात करें तो एक हम लोग चार्ट बनाएंगे, यहां पर चार्ट बनाएंगे, जो जितने भी थे, ये हमने अभी जो रॉक्स देखे, ठीक है, गैब्रो या बेसॉल्ट या एंडीसाइट, ठीक है, या ग्रेनाइट, ये सभी के सभी इग्नियस रॉक्स हैं। तो हम समझ लेते हैं, थोड़ा सा बेस आपको बता देता हूं मैं। टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स आप इधर लिख लें, टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स, टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स आप लिख सकते हैं यहां पे। ठीक है, तो आग्नेय चट्टानों के प्रकार, ठीक है, पहले हमने ये बना लिया, राइट। इसके बाद हम लोग यहां पर बनाएंगे परसेंटेज ऑफ सिलिका, सिलिका की मात्रा कितनी है चट्टान में, वो हम लोग बनाएंगे, ठीक है, सिलिका की मात्रा कितनी है चट्टान में, हम लोग वो बनाएंगे। और दूसरा हम लोग यहां पे इस टेबल में इस प्रकार से बना सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे इग्नियस रॉक्स के टाइप जो हम लोग देख रहे हैं, नेम ऑफ इग्नियस रॉक्स, नेम ऑफ इग्नियस रॉक्स, हिंदी वाले लिख लें आग्नेय चट्टानों के नाम, आग्नेय चट्टानों के नाम, नेम ऑफ इग्नियस रॉक्स, आग्नेय चट्टानों के नाम। तो एक है आपका इंट्रूसिव, इंट्रूसिव मतलब होता है जो आपके पृथ्वी के नीचे होता है, इंट्रूसिव जो पृथ्वी के नीचे होता है, ठीक है, इंट्रूसिव मतलब कि जो आपके पृथ्वी के अंदर होता है, आभ्यंतरिक, ठीक है, इंट्रूसिव। और एक होता है आपका जो बाहर होता है, बाह्य चट्टान, इसको बोलते हैं एक्सट्रूसिव। तो आभ्यंतरिक और बाह्य चट्टान, एक पृथ्वी के नीचे और एक पृथ्वी के ऊपर, ठीक है। तो यहां पे हम लोग इसको अगर इस प्रकार से देखें, तो सबसे पहले अगर हम लोग यहां पर चट्टानों के बारे में बात करें, तो हम लोग सिलिका की मात्रा के आधार पे यहां पहले हम लोग दिखते हैं अल्ट्रामैफिक, अल्ट्रामैफिक, अल्ट्रामैफिक वो होता है जिसमें सिलिका की मात्रा बहुत कम होती है, जिसमें सिलिका की मात्रा बहुत कम होती है, मैग्नीशियम और आयरन की मात्रा ज्यादा होती है, ऐसी चट्टानें। मैफिक का मतलब होता है, मैफिक का मतलब होता है मैग्नीशियम, और एफआई से मतलब है यहां फिक्स से आयरन, ठीक है। तो ऐसी चट्टानें जिनमें मैग्नीशियम और आयरन की मात्रा ज्यादा हो, और जिसमें सिलिका की मात्रा बहुत कम होती है, लेस देन 40% होती है, लेस देन कितनी होती है, 40% होती है। ऐसी चट्टानें जो हैं ये आपको बहुत गहराई में मिलेंगी, और इन चट्टानों में जो बाहर आ जाता है, लावा जो बाहर आ जाता है, ठीक है, उसमें बोलते हैं, एक को हम बोलते हैं जो बाहर आ जाता है उसको बोलते हैं कोमाटाइट, कोमाटाइट, ये बाहर आ जाती है चट्टान, ठीक है ना, लावा ये इस प्रकार चट्टान जो बाहर आ जा रही है। और जो पृथ्वी के नीचे रहती है, ऐसी जो पृथ्वी के नीचे मैग्मा बन के जम जाती है, पृथ्वी के नीचे मैग्मा बन के जम जाती है, उन चट्टानों को हम बोलते हैं पेरिडोटाइट, पेरिडोटाइट, ठीक है। तो ये हो गई आपकी पहली कैटेगरी, अल्ट्रामैफिक, अल्ट्रामैफिक, ठीक है। अल्ट्रामैफिक जो होंगे, याद रखिएगा, अल्ट्रामैफिक जो रॉक्स हैं
ये काफी नीचे होते हैं। अल्ट्रामैफिक सबसे नीचे, इनफैक्ट आप कह सकते हैं जो चट्टान, आग्नेय चट्टान हमको मिलती है उनमें सबसे नीचे आपको अल्ट्रामैफिक होते हैं, पृथ्वी के सबसे नीचे बनने वाले। तो सबसे नीचे जो बनता है पेरिडोटाइट, और अगर वो आपका लावा उतने नीचे से ऊपर आ जाए तो जो चट्टान बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे, कोमाटाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कोमाटाइट बोलेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा आता है मैफिक। दूसरा क्या आता है, मैफिक। दूसरा आता है आपका मैफिक। मैफिक में 40 से 60%, 40 से 60% ऑन एन एवरेज अगर बात करें, ऑन एन एवरेज 50% होता है लगभग, एवरेज 50% इसमें होता है सिलिका की मात्रा। ऑन एन एवरेज जो है ये मैफिक रॉक है। और मैफिक के बारे में अगर हम बात करें तो याद रखिएगा, मैफिक के बारे में बात करें तो इस नाम से आप परिचित हैं, गैब्रो। अगर ये पृथ्वी के नीचे रह गया तो ये क्या कहलाएगा, गैब्रो। और अगर ये बाहर आ गया तो यही चट्टान कहलाती हैं बेसॉल्ट चट्टान। यही चट्टान कहलाती है क्या, बेसॉल्ट चट्टान। और बहुत सारी बेसॉल्टिक चट्टानें हमको मिलती हैं हमारी पृथ्वी पे, ठीक है। तो ये हो गई आपकी बेसॉल्टिक चट्टान, ठीक है, बेसॉल्टिक चट्टान। ये हो गया आपका मैफिक। ये क्या हो गया, ये हो गया मैफिक हो गया। मैफिक के बाद आपका है इंटरमीडिएट, मध्यवर्ती। अच्छा, इसको हिंदी में भी तुम लोग ऐसे ही लिखोगे, अल्ट्रा मैफिक, ठीक है। और वहां भी वही नाम है, पेरिडोटाइट, कोमाटाइट, पेरिडोटाइट और कोमाटाइट, ठीक है। और यहां पर तो तुम लोग लिखते ही हो, एक तुम लोगों ने पढ़ा ही होगा, गैब्रो, गैब्रो, और यहां पर है बसॉल्ट, बसॉल्ट, ठीक है, गैब्रो बसॉल्ट। और यहां पर आता है आपका इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट मतलब जहां पे सिलिका की मात्रा की बात हो रही है, इंटरमीडिएट मतलब सिलिका की मात्रा बढ़ जाएगी। तो यहां पे इंटरमीडिएट, मध्यवर्ती। इसमें अगर सिलिका की परसेंटेज आप पूछेंगे तो यहां सिलिका का परसेंटेज होता है 60 to 70%। सिलिका का परसेंटेज कितना है, 60 to 70%। और यहां पर आपको जो बन रहा है वो बन रहा है डायोराइट, ठीक है। यहां पे जो चट्टान है वो है डायोराइट, और दूसरी चट्टान जो है वो चट्टान है आपकी एंडीसाइट। दूसरी चट्टान क्या है आपकी, एंडीसाइट। ये मध्यवर्ती है, ठीक है। अब आती है आपकी एक और कैटेगरी जिसको आप बोलते हैं फेल्सिक। फेल्सिक में फेल से मतलब होता है फेल्ड्स्पार और सिक से मतलब होता है सिलिका, ठीक है। यहां पे 70%, याद रखिएगा, यहां पे कितना, 70% सिलिका की मात्रा यहां पर रहती है। 70% सिलिका की मात्रा यहां पर रहती है। और यहां पे चट्टान जो पृथ्वी के नीचे रहते हैं उनको हम बोलते हैं ग्रेनाइट। पृथ्वी के नीचे क्या हो गए, ग्रेनाइट, ठीक है। और पृथ्वी के बाहर अगर आ गई है तो ये कहलाएंगी रायोलाइट, रायोलाइट। तो इस प्रकार से अगर आप देखें, इस प्रकार से आप देखें तो ये चट्टानें हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहां आप स्क्रीनशॉट मतलब इन द सेंस कि स्क्रीनशॉट जब YouTube पे पब्लिश होगा तब ले सकते हैं, YouTube वाले, ठीक है। यहां पर आप इसको नोट कर सकते हैं। मैं यहां से हट जा रहा हूं, आप लोग आराम से देख सकते हैं इसको, ठीक है। जितने लोग हैं आराम से देख सकते हैं आप लोग यहां पे। ठीक है, चलिए, आई होप आपने यहां पर देख लिया। अब हम लोग आते हैं वापस डिफरेंस पे। हम लोग कर रहे थे तो ये आपने चट्टान समझ ली। अब डिफरेंस देखो, अब यहीं पर समझोगे तुम लोग। यहां पे हमने क्या बोला, देखिए यहां पे हमने क्या बोला, जब ओशियानिक क्रस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ओशियानिक क्रस्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो बेसॉल्ट और गैब्रो, बेसॉल्ट और गैब्रो, बेसॉल्ट है और बेसॉल्ट के नीचे कौन सी है, गैब्रो। यहां पे देखो हम लोगों ने क्या लिखा है, यहां पे हम लोगों ने क्या लिखा है,
बेसॉल्ट ऊपर रहेगी एक्सट्रूसिव, और बेसॉल्ट के नीचे कौन सा है, गैब्रो। तो मतलब मैफिक रॉक है। ओशियानिक क्रस्ट कैसा है, ओशियानिक क्रस्ट मैफिक रॉक से बना हुआ है। क्या ये हम बोल सकते हैं जो हमारा महासागरीय क्रस्ट है वो कैसे बना हुआ है, मैफिक रॉक से बना हुआ है। यहां पर आपको बेसॉल्ट है और बेसॉल्ट के नीचे कौन सा है, गैब्रो। ऊपर बेसॉल्ट नीचे गैब्रो है। क्या ये मैं बोल सकता हूं मैफिक रॉक है, ठीक है। अब अगर हम लोग यहां पर देखें, यहां बात करें हम लोग किसके बारे में, अगर हम लोग देखें कॉन्टिनेंटल को अगर आप देखेंगे तो आपके एक क्लियर चीज हो जाएगी। क्या क्लियर हो जाएगा कि यहां पर देखो एंडीसाइटिक और ग्रेनाइटिक है, एंडीसाइटिक से ग्रेनाइटिक है। इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब यहां पर ये एक्सट्रूसिव रॉक, इसके ऊपर ये कौन सा है, एक्सट्रूसिव रॉक कौन सा है, एंडीसाइट। ऊपर आपका एंडीसाइट है, ठीक है, और नीचे इसके कौन सा है, डायोराइट नहीं है, इसके नीचे ग्रेनाइट है। इसके नीचे क्या है, ग्रेनाइट। या आप ऐसे कह सकते हो, या आप कह सकते हो कि ये दोनों, इन दोनों का है। मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ये फेल्सिक और मध्यवर्ती दोनों से बना हुआ है, इंटरमीडिएट दोनों से बना हुआ है। ये ग्रेनाइट से और एंडीसाइट से दोनों से बना हुआ है। तो आप कह सकते हैं दोनों में क्या है, दोनों में बहुत अंतर है। आई होप आपके ये बात समझ में आ रही होगी। तो ये हमने एक अंतर देख लिया इन टर्म्स ऑफ कि कौन सा इसका कंपोजिशन क्या होता है, इसका कंपोजिशन हमने देख लिया, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं यहां पर बॉयंसी की, प्लवनशीलता। बॉयंसी मतलब होता है प्लवनशीलता, ठीक है। कितना बॉयंट है, कितना ये आपका तैर सकता है, आप कह सकते हो कितना ये तैर सकता है। तो देखिए क्या है कि जो पुरानी चीज हो जाती है, ओल्ड ओशियानिक क्रस्ट क्या है, ओल्डर ओशियानिक क्रस्ट जो हैं वो क्या होते हैं, वो आपके लेस बॉयंट होते हैं। क्या होते हैं, लेस बॉयंट होते हैं, और ये सबडक्ट कर जाते हैं मेंटल में। ये क्या कर जाते हैं, सबडक्ट कर जाते हैं मेंटल में, ठीक है। और याद रखिएगा जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होते हैं, अच्छा पहले हम लोग ओशियानिक क्रस्ट पे बात कर लेते हैं। ओशियानिक क्रस्ट जो है, जो पुराने ओशियानिक क्रस्ट होते हैं, देखिए नए ओशियानिक क्रस्ट की बात हम नहीं करेंगे, लेकिन जो पुराने ओशियानिक क्रस्ट होते हैं, याद रखिएगा पुराने ओशियानिक क्रस्ट क्या होते हैं, ये लेस बॉयंट होते हैं। मतलब ये तैरेंगे नहीं और ये नीचे मेंटल में ठंडे होके, भारी होके नीचे चले जाएंगे। तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग। देखिए होता क्या है, हम लोग अभी आगे लेक्चर में देखेंगे। इस प्रकार से आपका ये प्लेट है, ये मिड ओशियानिक रिजेस है, तो आप जानते हैं यहां पर मिड ओशियानिक रिजेस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये आप जानते हो थोड़ा बहुत, तो मध्य महासागरीय कटक के बारे में आपको आइडिया होगा, इतना मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने पढ़ा होगा। यहां पे मैग्मा जो है, मैग्मा ऊपर की तरफ आएगा और मैग्मा यहां से प्रवेश करेगा, इस दरार से मैग्मा प्रवेश करेगा और नए कटक का निर्माण करेगा, नए कटक का निर्माण करेगा, नए कटक का क्या करेगा, निर्माण करेगा। याद रखिएगा नया कटक जो होता है, नया कटक जो होता है वो आपको हमेशा कटक ऐसे नजर आएंगे, ऊपर उठे नजर आएंगे। उसका रीजन क्यों है कि ये कटक ऊपर उठे नजर आ रहे हैं, उसका रीजन ये है सिंपल सा कि मैग्मा जो होता है बहुत गर्म, मैग्मा चट्टानों को पिघला देता है जहां पर जाता है, और चट्टान जब पिघल जाती है तो उनकी डेंसिटी क्या हो जाती है, मॉलिक्यूल दूर जाने की वजह से कम हो जाती है। इसकी वजह से वो हल्के हो जाते हैं। फिर से ध्यान समझो बात, मैग्मा गर्म है, मैग्मा गर्म है, ये गर्म मैग्मा ऊपर जाएगा, ये गर्म मैग्मा ऊपर जाएगा, और यहां पर जितने भी आपके पदार्थ हैं उनको ये पिघला देगा। उनको क्या करेगा, पिघला देगा। और जब ये पिघला देगा तो क्या होगा, पिघलाने पे इनके अणु एक दूसरे से दूर दूर चले जाएंगे, इनकी डेंसिटी कम हो जाएगी और ये हल्के हो जाएंगे। गर्म है इसलिए क्या है, यहां पे हल्के हैं इसलिए उठे हुए हैं। इसीलिए आप कॉन्टिनेंटल अगर सही मायनों में तुम देखोगे तो कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा। अगर आप रिजिस को देखेंगे तो आपको रिजिस जो होते हैं, प्लेट जो है रिजिस पे, वो कुछ इस किस्म से नजर आती हैं, इस तरीके से आपके नजर आती हैं, उठी हुई रहती हैं। और यहां जैसे जैसे आप रिजिस से दूर जाएंगे वैसे वैसे प्लेटें जो है नीचे की तरफ धसी होंगी। यहां पर क्या होता है, रिजिस पे याद रखिएगा, कटक पे, रिजिस या कटक जो होते हैं, यहां पे मैग्मा क्योंकि नीचे से आ रहा है तो मैग्मा यहां कटक को क्या करता है, गर्म यहां पर होता है,
यहां गर्म होगा, वार्म होगा, ठीक है, मतलब टेम्परेचर ज्यादा होगा, हीट ज्यादा होगी, और इसकी वजह से यहां पे डेंसिटी जो होगी क्या होगी, घनत्व यहां पर कम होगा। डेंसिटी मतलब घनत्व यहां पर कम होगा, और घनत्व अगर कम होगा तो हल्की हो जाएंगी चीजें और हल्की होकर ऊपर उठ जाएंगी, ठीक है। घनत्व कम होगा तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि ये लाइटर होंगी, हल्की होंगी, और अगर हल्की होंगी तो ऊपर की तरफ ये क्या होंगी, उठी हुई होंगी। इसीलिए कटक जो होते हैं ऊपर की ओर उठे होते हैं। कटक क्या होते हैं, ऊपर की ओर उठे होते हैं। कटक ऊपर की ओर, या ऐसे कह लो नए कटक, नए कटक ऊपर की ओर उठे होते हैं, ऊपर की ओर उठे होते हैं, ठीक है। तो जो आपके नए कटक हैं, न्यू रिजेस जो हैं, वो न्यू रिजेस आपकी क्या होंगी, ऊपर की तरफ राइज कर रही होंगी, ऊपर की तरफ होंगी न्यू रिजेस। समझ में आ रही है आपकी बात। जैसे जैसे आप इस गर्म क्षेत्र से दूर जाएंगे, जैसे जैसे आप इस गर्म क्षेत्र से दूर जाएंगे, प्लेटें जैसे जैसे आपकी फैलेंगी, प्लेटें आपकी दूर जाएंगी, इधर आएंगी, प्लेटें खिसकेंगी, तो कभी ये वाला पार्ट जो है, कभी ये वाला पार्ट जो है खिसक के यहां पहुंच जाएगा, कभी ये वाला पार्ट यहां खिसक के पहुंच जाएगा, और यहां पर खिसकने पे क्या होगा, यहां पे खिसकने पे क्या होगा, इसका मतलब ये पुरानी हो गई प्लेट, ये वाला पार्ट यहां खिसकते खिसकते इसको लाखों साल लग जाएंगे, और ये वाला क्या हो जाएगा, पुरानी हो जाएगी प्लेट। तो यहां पर ये जो प्लेट होगी ये ओल्डर प्लेट्स होंगी, या आप कह सकते हो ओल्डर क्रस्ट है, क्योंकि भाई देखो ये सब महासागरीय कटक क्या है, समुद्र के नीचे है, ये सब हमने जो बनाया समुद्र के नीचे है। तो यहां पर हम कह सकते हैं यहां पर ओल्डर प्लेट्स बोल दें या क्रस्ट बोल दें, ठीक है। मतलब कि यहां पे क्रस्ट जो है, क्रस्ट कैसे हैं, पुराने क्रस्ट। जैसे कि आप देखेंगे पैसिफिक ओशन जो है बहुत पुराना है, सबसे पुराना ओशन है, ठीक है, तो बहुत पुराना है। पुराने होने की वजह से वो क्या है, बहुत ठंडा, ठीक है, बहुत ठंडा है, कोल्ड है, और कोल्ड होने की वजह से इसका डेंसिटी क्या होगा, डेंसिटी इसका ज्यादा होगा, और डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से इसका भार क्या होगा, वेट ज्यादा होगा। और अगर वेट इसका ज्यादा है तो क्या यहां पे ग्रेविटेशनल पुल नहीं लगेगा, ग्रेविटेशनल पुल नहीं लगेगा, क्या यहां पर गुरुत्व खिंचाव नहीं होगा, तो इसे ग्रेविटेशनल पुल भी बोलते हैं। और ये क्योंकि स्लैब है, एक स्लैब की तरह है, इसको हम लोग स्लैब पुल भी बोलते हैं, इसको स्लैब खिंचाव भी बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं, स्लैब खिंचाव, स्लैब पुल या स्लैब खिंचाव, गुरुत्व खिंचाव भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये भारी होने की वजह से क्या होगा, नीचे की तरफ आ जाएगी, भारी होने की वजह से नीचे की तरफ आ जाएगी, और ये नीचे एंटर कहां कर जाएगी, यहां पर क्या है, मेंटल है, तो ये मेंटल में प्रवेश कर जाएगी। ये किसमें प्रवेश कर जाएगी, मेंटल में प्रवेश कर जाएगी। और फिर यहां से आपकी यहां से नए कटक निकलेंगे, फिर यहां से क्या होगा, मैग्मा बनेगा, और मैग्मा ऊपर से जाएगा, मतलब कटक नए बनते जाएंगे। मतलब ओशियानिक फ्लोर जो है, जो महासागरीय क्रस्ट है आपकी, वो ओशियानिक क्रस्ट नई बनती जाएगी, नई फॉर्मेशन वहां पर होती जाएंगी। जबकि जो कॉन्टिनेंट है वो अपना स्थिर रहेगा, कॉन्टिनेंट में ऐसी गतिविधि नहीं हो रही है। जहां पे वोल्केनोज निकल रहे हैं वहीं पे क्रस्ट बन रहा है, बाकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो जस कत्ता से वैसे ही है, पुराना, 4.5 बिलियन वर्ष पुराना, ठीक है। या आप कह सकते हो थोड़ा और, आप कह लो 3.5 बिलियन वर्ष, जब तक ठंडा हो गया वो, ठीक है। तो बहुत पुराना है। बल्कि ओशियानिक क्रस्ट जो है, ओशियानिक क्रस्ट क्या हो जाती है आपकी, ठंडी हो जाती है ये, ठीक है, पुरानी होकर ठंडी होती है, नई निकलती है, ये पुरानी होती है, ठंडी हो जाती है, और उसकी वजह से ये क्या होता है, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, स्लैब पुल की वजह से नीचे चले जाती है। अगर हम लोग बात करें पैसिफिक ओशन की, पैसिफिक ओशन हमारा सबसे पुराना है, कोल्डेस्ट है, और इसी वजह से क्या हो रहा है, स्लैब पुल वहां सबसे ज्यादा हो रहा है, स्लैब पुल क्या हो रहा है, सबसे ज्यादा हो रहा है। और स्लैब पुल ज्यादा होने का मतलब यह है कि यहां पर कटक का निर्माण हो रहा है, ये जो है, सॉरी, यहां पे आपका याद रखिएगा गर्त का निर्माण हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेंचेज, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेंचेस बोलते हैं। और याद रखिएगा इसीलिए आपको पैसिफिक ओशन में सबसे ज्यादा ट्रेंचेस मिलते हैं, क्योंकि वो सबसे पुरानी है, ठीक है। तो ये खैर हो गई बात, वापस आते हैं हम लोग अपने उसमें पॉइंट पे। तो बताइए मुझे आप कि कौन सा ज्यादा बॉयंट होगा, ऑब्वियस ही बात, ये भारी है तो ये नीचे की तरफ आता जाएगा, ये भारी है तो बार बार नीचे की तरफ आएगा। कॉन्टिनेंट्स अपने हल्के हैं तो ऊपर की तरफ हमेशा, मैग्मा के ऊपर हमेशा रहेंगे, है ना। जो लिथोस्फेरिक प्लेट है कॉन्टिनेंट्स के ऊपर, वो हमेशा ऊपर की तरफ रहेगी। ये प्लेट जो है हमेशा, ओशियानिक क्रस्ट जो है हमेशा नीचे की तरफ आता रहेगा। महासागरीय क्रस्ट जो है भारी होके नीचे की तरफ आता रहेगा, यहां पुराना होगा, भारी होगा और नीचे की तरफ आएगा।
तो यहां देखिए यही बोला हुआ है, यही यहां पर ये बोल रहे हैं कि ओल्डर ओशियानिक क्रस्ट बिकम्स लेस बॉयंट एंड सबडक्ट्स इनटू मेंटल। ओल्डर वाले जो है ना केवल वही सबडक्ट करते हैं, मेंटल के पास तो वो ओल्डर नहीं है ओशियानिक क्रस्ट, मेंटल के पास, मेंटल बोल रहा हूं, मध्य महासागरीय क्रस्ट के पास जो आपका ओशियानिक क्रस्ट है वो आपका ओल्ड नहीं है, नया है, तो वो हल्का है, वो बॉयंट होगा। ओल्डर ओशियानिक क्रस्ट, जब आप हट जाते हैं मध्य महासागरीय क्रस्ट से, जहां मैग्मा निकल रहा है वहां से दूर चले जाते हैं, तो भारी होकर नीचे की तरफ चल जाते हैं। ठीक है, वहीं अगर इसके बारे में बात करेंगे तो ये क्या है, ओशियानिक क्रस्ट से काफी हल्का है और काफी हल्का होने की वजह से बॉयंट है। तो दोनों में बहुत अंतर है, एक नीचे चलाता है, एक नीचे नहीं जाता है। और ये इसलिए चलाता है क्योंकि यहां पे डेंसिटी आप देख रहे हैं क्या है, डेंसिटी ज्यादा है, यहां पे डेंसिटी कम है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहां पे कि कितना विनाशात्मक है, विनाश कितना होता है, विनाश कितना होता है। तो आप देखेंगे कि यहां पे सबडक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है, जिसको अधोगमन हम बोलते हैं, अधोगमन होता है, ठीक, उसकी वजह से इसका विनाश हो जाता है। लेकिन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो कभी भी नीचे नहीं जाता है, इसलिए इसका अधोगमन कभी नहीं होता है। हां, ये डिफॉर्म जरूर हो जाता है, ये वलित पर्वत में, मोड़दार पर्वतों में जरूर तब्दील हो जाता है, लेकिन कभी भी इसका विनाश नहीं होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का। वहीं ओशियानिक क्रस्ट का हमेशा विनाश होता जाएगा। ठीक है, तो इसको ही मैं देख लेते हैं, यहीं पर हमने जो बनाया है यही देखिए आप, यहां पर आप देखेंगे। ठीक है, तो इनके टकराने से यहां पे जो हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ठीक है, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, तो यहां पर पर्वत बन जाएंगे। ये हम लोग देखेंगे प्लेट टेक्टोनिक में, थोड़ा बहुत आपको आइडिया भी होगा प्लेट टेक्टोनिक का। यहां पर वलित पर्वत बन जाएंगे, फोल्ड माउंटेन डिफॉर्म हो जाएगा ये। ठीक है, वलित पर्वत बन जाएंगे यहां पर, वलित पर्वत, ठीक है, ये डिफॉर्म हो जाएगा, लेकिन ये कभी भी नीचे नहीं जाएगा। नीचे हमेशा कौन सा जाएगा, डिस्ट्रक्शन किसमें होगा, हमेशा ओशियानिक क्रस्ट में होगा, जो बेसॉल्ट से बना हुआ है, भारी है, बेसॉल्ट और गैब्रो से बना हुआ भारी है, इसलिए नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल पुल में आएगा और इसमें डिस्ट्रैक्शन होगा। लेकिन ओशियानिक क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में कभी भी डिस्ट्रक्शन नहीं होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अब हम बात करते हैं यहां पर इनकी उम्र के बारे में, इनकी एज के बारे में। तो अभी मैंने आपको बताया कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से जो ओशियानिक क्रस्ट होते हैं वो नवीन होते हैं, क्योंकि इनमें नया मध्य महासागरीय क्रस्ट से बार बार नया क्रस्ट बन रहा होता है और दूसरा क्रस्ट इनका नीचे की तरफ जाके विनाश होता चला जाता है। अभी हम लोगों ने देखा, तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में डिफॉर्मेशन होता है, लेकिन ये नीचे नहीं जाता, मतलब अपनी जगह पर स्थिर रहता है। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बहुत पुराना होता है, ठीक है, जबकि जो ओशियानिक क्रस्ट है वो आपके क्या होते हैं, बहुत यंग होते हैं, बहुत यंग होते हैं, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, जबकि यहां पर आप देखेंगे तो इनकी जो एज है वो कितनी होती है, लगभग 200 मिलियन ईयर्स आप इसकी एज बना रहे हैं। इससे पुराना नहीं होता है कोई भी ओशियानिक क्रस्ट। ओशियानिक क्रस्ट जो सबसे पुराना है वो पैसिफिक ओशन है, पैसिफिक ओशन का क्रस्ट सबसे पुराना है, जो कि 200 मिलियन वर्ष पुराना है, इससे ज्यादा वो भी पुराना नहीं है। जबकि आप ओशियानिक, यहां पर आप देखेंगे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की, ठीक है, तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है 4 बिलियन वर्ष पुराना है, 4 बिलियन, 4 अरब वर्ष पुराना है, 4 बिलियन ईयर्स अगो पुराना है आपका यहां पर। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बहुत पुराना है, ठीक है, लेकिन हल्का है, डेंसिटी कम है, इसलिए डूबता नहीं है। यहां पे ये बसॉल्ट की बनी हुई है, ठीक है, गैब्रो की बनी हुई है। जैसी ठंडी होती है घना तो और बढ़ जाता है, सिकुड़ जाती है प्लेटें, भारी होकर नीचे गिर जाती हैं, ग्रेविटेशन पुल या शैप पुल जिसको बोलते हैं हम। ठीक है, ये चीज कर ली। दूसरी बात आती है यहां पे क्या, टेक्टोनिक एक्टिविटीज के बारे में बात आती है, टेक्टोनिक एक्टिविटीज। ठीक है, तो टेक्टोनिक एक्टिविटीज में आप जानते हैं क्योंकि जो ओशियानिक क्रस्ट है वो थिन है, इसलिए वहां पर ज्यादा टेक्टोनिक एक्टिविटीज होती है, मैग्मा बार बार यहां से निकलता रहता है। देखो इसको समझा देते हैं, हम थोड़ा सा इसको समझा देते हैं। सपोज ये कोर है, ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हैं दिस इज ओशियानिक क्रस्ट, ये ओशियानिक क्रस्ट है, महासागरीय क्रस्ट है, और ये है आपका महाद्वीपीय क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट,
महाद्वीपी, इतना तो लिख लेना तुम लोग यार हिंदी में, है ना, महाद्वीपी क्रस्ट। अब यहां पे क्या हो रहा है कि मैग्मा दोनों तरफ से आ रहा है, यहां से भी मैग्मा जा रहा है, ठीक है, और यहां से भी मैग्मा जा रहा है, इधर भी, दोनों तरफ मैग्मा जा रहा है। अब मुझे बताइए, क्योंकि ये बहुत थिन है, ठीक है, क्या यहां से मैग्मा आसानी से निकल जाएगा? तो आप कहेंगे यस, यहां से मैग्मा आराम से, मैग्मा इस प्रकार से ऊपर जा रहा है, दिस इज मैग्मा, ठीक है, ये मैग्मा है, मैग्मा इंट्रूड कर जाएगा, इसको तोड़ के आगे बढ़ जाएगा, और यहां पे कटक बन जाएंगे, ज्वालामुखी बन जाएंगे, यहां पे कटक और ज्वालामुखी बन जाते हैं। तो टेक्टोनिक एक्टिविटीज से अगर आप देखेंगे तो ओशियानिक क्रस्ट में ज्यादा टेक्टोनिक एक्टिविटीज होती है, जबकि यहां पर ये प्रवेश करने में इसको काफी समय लगेगा, जब तक ये ऊपर जाएगा तब तक तो ये निकल चुका होगा। क्योंकि ये मोटा है तो कई बार मैग्मा यहीं पर जम जाएंगे कॉन्टिनेंट्स में, ऊपर आ ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए अगर आप देखेंगे तो टेक्टोनिक एक्टिविटीज की वजह से अगर आप देखें तो टेक्टोनिक एक्टिविटीज के लिहाज से जो हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो ज्यादा स्टेबल है। टेक्टोनिक एक्टिविटीज से लिहाज से अगर देखेंगे तो मैग्मा का इंट्रूजन, मतलब मैग्मा जो है प्रवेश नहीं कर पाता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में, जबकि यहां पे जो है ओशियानिक क्रस्ट में मैग्मा आराम से प्रवेश कर जाता है। क्लियर है बात यहां तक आपके? ठीक है, तो दिस इज योर डिफरेंस। तो ये डिफरेंस है, क्योंकि ये लिमिटेड होता है। यहां पे आप देखेंगे, यहां लिखा हुआ है टेक्टोनिक एक्टिविटीज में, ओशियानिक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में इट इज लिमिटेड ड्यू टू इट्स ग्रेटर थिकनेस, क्योंकि ये ज्यादा मोटा होता है इसलिए सीमित होती है यहां टेक्टोनिक एक्टिविटीज, बहुत कम होती हैं, ठीक है, हर जगह पे नहीं होती है। जबकि जो आपका ओशियानिक क्रस्ट है, जो आपका महासागरीय क्रस्ट है, वो थिन होता है, इसलिए यहां पर ग्रेटर टेक्टोनिक एक्टिविटीज होती है, ज्यादा होती हैं आपकी विवर्तनिक जो गतिविधियां हैं, विवर्तनिक, टेक्टोनिक मतलब होता है विवर्तनिक गतिविधियां ज्यादा होती हैं, और मैग्मा यहां पर आराम से इनको तोड़ के ऊपर निकल आता है, मैग्मा इनको तोड़ के आराम से ऊपर निकल आता है। तो ये है, इस पॉइंट को भी आप थोड़ा सा देख लें, इस पॉइंट को भी आप थोड़ा सा समझ लें, ठीक है, ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, ये चीज भी आप थोड़ा सा देख लें, इसको समझ लें, ठीक है। अगर हम अब बात करेंगे इसका लास्ट पॉइंट, इनके बीच में दोनों बीच में अंतर जो अगर हम देखें, लास्ट अगर हम क्रस्ट के बारे में बात करें कि ओशियानिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में क्या है, तो यहां पर लिखा हुआ नहीं है, यहां लिखा नहीं है, आप लोग लिख लीजिएगा, यहां पर लिख लीजिएगा एक पॉइंट, ये लिखा नहीं है, दैट इज लेयर्ड स्ट्रक्चर, यहां पर जो परत की संरचना है, परतों की स्थिति, मतलब कि अगर हम लोग बात करें ओशियानिक क्रस्ट में, महासागरीय क्रस्ट, और अगर हम बात करें कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की, महाद्वीपीय, तो ऐसा तो है नहीं कि यहां पर केवल एक आपको परत मिलेगी कॉन्टिनेंट में, ठीक है, ऐसा तो है नहीं। यहां पे महासागर में आपको चार परत आपको महासागर में मिलेंगी, 4 परत, ठीक है। सबसे पहली परत जो होती है महासागर में, सबसे ऊपरी परत, फर्स्ट लेयर, प्रथम परत, ठीक है, ऑलवेज सेडिमेंट्री, ठीक है, हमेशा क्या होती है, अवसादी होती है, हमेशा अवसादी होती है। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है आपको, यहां पर हमेशा अवसादी में एक चीज और आप ध्यान रखिएगा, तो यहां पर आपके हैं रिजेस, यहां आपके हैं कटक, या इसको कह सकते हैं रिजेस,
ठीक है। तो रिजिस के बारे में अगर हम बात करें, रिजिस के बारे में बात करें तो याद रखिएगा, रिजिस के पास आपको यहां पे आपको सेडिमेंट्स ज्यादा नहीं मिलते हैं। उसके पीछे कारण आप जानते हैं, ठीक है। आप जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे आपको सेडिमेंट्स यहां पर कम मिलेंगे, क्योंकि रिजेस आर यंगर। जो मध्य यहां रिज होते हैं, यहां पे सेडिमेंट्स आपको बहुत थिन नजर आएंगे। इस प्रकार से होगा कुछ। आप जैसे 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 जितना दूर जाओगे, उतना दूर जाने पे आपको उतनी मोटी परत मिलेगी सेडिमेंट्स की। रिजिस पे आपको बहुत पतली सेडिमेंट्स की परत मिलेगी। ये जो है लाल से जो मैंने मार्क करा है, ये अवसाद है सेडिमेंट्स है। ये अवसाद कहां से आते हैं? ये अवसाद नदियों द्वारा लाए गए होते हैं, टर्बिटी, ठीक है, या आपकी जो समुद्र की लहर होती है वो तोड़ती है, ठीक। इस तरीके से यहां पर अवसाद आपको मिलेगा। रिजिस के पास आपको ये बहुत थिन मिलेगा, ये बहुत थिक होगा। यहां पे मोटाई अधिक होगी, मोटाई यहां पे अधिक, थिकनेस अधिक होगी, ठीक है। जैसे जैसे आप इससे दूर जाएंगे, जितना आप दूर जाएंगे थिकनेस बढ़ेगी, और यहां पे थिन सेडिमेंट लेयर होगी। क्यों ऐसा होगा सोचिए? इसलिए ऐसा होगा, यहां पर पतली परत होगी, अवसाद की पतली परत। यहां पर यह इसलिए हो रहा है क्योंकि रिजिस तो बार बार मैग्मा निकल रहा है ना। रिजिस आर यंगर, रिजिस क्या है? रिजिस नवीन है, इसलिए यहां पे सेडिमेंट्स इकट्ठा नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि बार बार वहां पे मैग्मा निकल रहा है, नई परत बन रही है, नई परत बन रही, तो यहां पे सेडिमेंट्स बहुत कम आपके होंगे। तो पहली लेयर जो होगी, याद रखिएगा, पहली लेयर, फर्स्ट लेयर आपकी होगी डीप सी सेडिमेंट्स की, ठीक है। ऑलवेज सेडिमेंट्री, इसको हम कहते हैं डीप सी सेडिमेंट्स, डीप सी सेडिमेंट्स की होगी पहली लेयर। पहली लेयर आपकी डीप सी सेडिमेंट्स की होगी। दूसरी लेयर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यहां पे आपको पिलो लाइक, यहां पे सेकेंड लेयर जो होगी, इसके नीचे वो पिलो लाइक बसॉल्टिक रॉक होगी, पिलो लाइक बसॉल्टिक रॉक। अब क्या होता है पिलो लाइक बसॉल्टिक रॉक? बचपन में पता नहीं आप लोगों ने दिवाली पे जब फायर क्रैकर्स हम लोग जलाते थे तो स्नेक आता था, सांप, तो वो जला दो, छोटी सी टिकिया होती थी, उसमें से आपका सांप निकलता रहता था। आपने जलाया कि नहीं? हम लोग बहुत जलाते थे, आज भी जलाते हैं बच्चे हम लोग के, देखता हूं मैं, हम लोग घर के जितने बच्चे सब जलाते हैं। तो आप अगर देखेंगे तो इसमें ये क्या है, ये क्या है, ये चीज समझिएगा। इसमें मैग्मा क्या होता है कभी कभार, कि मैग्मा इस तरीके से सपोज निकला, ये मैग्मा निकला, सोचो पृथ्वी के बाहर निकला मैग्मा। अब होता क्या है, जैसे ही ये पृथ्वी के बाहर आता है, जैसे ही पृथ्वी के बाहर आता है तो यहां पर ये जम जाता है ठंडे होकर, इसकी परत बाहर क्या हो जाती है, ठंडे होकर जम जाती है मैग्मा की। जैसे ही पृथ्वी के बाहर आता है, ठीक है, ऊपर की तरफ आता है, मैग्मा जम जाता है, इसकी बाहरी परत जो है जम जाती है, लेकिन इसके अंदर की आग अभी भी होती है, इसके अंदर अभी भी आग बनी होती है, ठीक है, आग इसकी निकली नहीं होती है। तो होता क्या है कि जैसे वो सांप निकलता है ना, वैसे ही ये इस प्रकार से फूट फूट के निकलता रहता है, इस प्रकार से फूट फूट के निकलता है। फिर ये निकलेगा, फिर इसकी बाहरी परत समुद्र में आके क्या हो जाएगी, समुद्र के पानी से जाके इस प्रकार से क्या हो जाएगी, इस प्रकार से आपकी ये फिर से ठंडी हो जाएगी, फिर से इसकी आग जो है ये पीली वाली इसके अंदर जो है ये फिर से निकलेगी। तो इस तरीके से चट्टान ये बन जाती है ठंडी हो होके, ऐसे निकलती रहती है जैसे सांप निकलता है, और ठंडी होती रहती है, ठंडी होती रहती है, ठीक है, और ठंडी हो होके उसमें से निकलता रहता है, राइट। तो ये एक चीज आप याद रखिएगा, ये चीज आपको थोड़ी सी समझनी है कि ये चीज ऐसे निकलती रहेगी। आई होप आपकी बात समझ में आ रही होगी। तो ये सेकेंड लेयर है। ये कैसी लेयर है? ये सेकेंड लेयर है। थर्ड लेयर जो होती है वो बड़ी सिंपल सी होती है। थर्ड लेयर ये शीटेड डाइक्स होती है, पतली पतली आपकी लेयर होती है, ठीक है, पतली पतली आपकी लेयर होती है, इनको शीटेड डाइक बोलते हैं। मतलब ये आपकी मैग्मा की लेयर बनी होती है पतली पतली, उसके ऊपर होती है। और चौथी जो लेयर होती है, फोर्थ लेयर, फोर्थ लेयर गैब्रो की होती है। फोर्थ लेयर किसकी होती है? गैब्रो की आपकी फोर्थ लेयर होती है। इसकी लेयर जो है फोर्थ, ये कौन सी है? गैब्रो की आपकी फोर्थ लेयर होती है इसकी।
इसका मतलब अगर हम देखें ओवरऑल, अगर हम देखें इसको यहां पर, तो बड़ा ही सिंपल स्ट्रक्चर इसका होता है। बड़ा ही क्या कह सकते हैं हम, बहुत ही आसान एक स्ट्रक्चर है, 4 लेयर में है और बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है। 4 लेयर की इसमें परतें पाई जाती हैं ओशियानिक क्रस्ट में। पहले सेडिमेंट्स, उसके बाद बेसाल्टिक रॉक, उसके बाद आपका शीटेड डाइक्स और उसके नीचे गैब्रो। यही तो हमने देखा था, बसॉल्ट और बेसाल्ट के नीचे गैब्रो। ठीक है, लेकिन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इतना आसान वहां पर सीन नहीं है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के बारे में अगर बात करेंगे तो आइडियली वहां पर क्या है, आइडियली कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में अगर लिख लें आप लोग, ठीक है, तो यहां पे आइडियल केस जो होना चाहिए वो ये है कि पहले तो सेडिमेंट्री रॉक्स आपको मिलेंगी, कहीं कहीं पे सेडिमेंट्री रॉक्स मिलेंगी आपको भाई। सबसे ऊपर अवसादी चट्टानें मिलेंगी, अवसादी चट्टान, ठीक है, या हो सकता है आपको लावा निकला हो, एंडीसाइटिक रॉक्स मिल जाए। तो पहली लेयर क्या होगी, फर्स्ट लेयर तो ये होनी चाहिए आइडियली, फर्स्ट लेयर जो इनकी है वो ये होनी चाहिए। दूसरी लेयर ऑब्वियस सी बात है ग्रेनाइट की होनी चाहिए। दूसरी लेयर किसकी होनी चाहिए, ग्रेनाइट की होनी चाहिए। तीसरी लेयर, सेकेंड लेयर क्या है, ग्रेनाइट की होनी चाहिए। तीसरी लेयर कभी कदार मिलती है, हर टाइम पे नहीं मिलती है, कभी कदार मिलती है, वो थर्ड लेयर जो है गैब्रो की होगी। अब कॉन्टिनेंट्स में गैब्रो नॉर्मली आपको नहीं मिलता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में, लेकिन कहीं कहीं पे आपको गैब्रो मिल जाता है जहां पे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की मोटाई बहुत ज्यादा अधिक नहीं होती है। और कभी कदार रेयर ऑफ द रेयर केस में, रेयर ऑफ द रेयर केस में आपको अल्ट्रामैफिक मिल जाता है, अल्ट्रामैफिक रॉक मिल जाते हैं, ठीक है, अल्ट्रामैफिक रॉक मिल जाते हैं रेयर ऑफ द रेयर केस में। ये फोर्थ लेयर आपकी होती है। तो आइडियल कंडीशन तो ये है, लेकिन नॉर्मली होता क्या है, जो एक्चुअल है, एक्चुअल वास्तविक स्थिति क्या है, एक्चुअल कंडीशन क्या है, ये समझ लो। एक्चुअल कंडीशन क्या है ये थोड़ा समझ लो। एक्चुअल कंडीशन ये है, एक्चुअल कंडीशन ये है कि केवल टॉप 2 लेयर्स आर नॉर्मली फाउंड, समटाइम्स थर्ड लेयर। तो क्या मैं ये कह सकता हूं इसको देख के कि बड़ा कॉम्प्लेक्स सा है ये, ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका जो स्ट्रक्चर है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये जो है आपका, ठीक है, ये एक जटिल संरचना है। क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये जो संरचना है कैसी है, संरचना जटिल संरचना है, क्योंकि नॉर्मली आप देखेंगे तो ऊपरी 2 परतें पाई जाएंगी, ऊपरी की 2 परत मिलेगी, ठीक है, लेकिन आप देखें तो यहां पर कई बार ऐसा होता है कि गैब्रो और अल्ट्रामैफिक जो कि बेसाल्टिक, जो कि ओशियानिक क्रस्ट में पाई जाती हैं, वो वाली भी आपको रॉक्स यहां पर मिलने लगती हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से हमने जो है, इस तरह से हमने क्रस्ट कर लिया है, ठीक है। अब हम आपको आज बता दें, ठीक है, हमने इसके आगे मेंटल करना है, राइट। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रखेंगे। कल हम लोग जो है मेंटल और कोर को डिस्कस करेंगे और जो आगे के पॉइंट्स हैं उनको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यहां तक आज की क्लास रखते हैं। तब तक के लिए आप लोग अच्छे तरीके से इसको रिवाइज करिए, इसके पहले वाले लेक्चर को रिवाइज करिए। हम लोग कल दूसरे लेक्चर के साथ मिलते हैं और जिनको एडमिशन लेना है, जो एडमिशन लेना चाह रहे हैं वो संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।